अध्याय 321 स्वर्गीय रजत ज्वाला हेवनली सिल्वर फ्लेम। आर्यन उस सुंदर देवी को दर्द में देखकर मुस्कुराया। उसे लगा कि उसकी पिछली चोट का बदला पूरा हो गया है। मास्टर, मैंने आपसे कहा था कि आप इस सुंदर देवी के साथ युगल साधना कर लें। देखिए, अब वो आपको मारने की कोशिश कर रही हैं। अवनी ने आर्यन को डांटा कि उसने देवी के बेहोश रहते हुए मौका गंवा दिया और अब उसके पास सुंदर देवी के करीब जाने का कोई मौका नहीं था। अगर आर्यन को पता होता कि इस सुंदर देवी का स्वभाव ऐसा है तो वो उसकी मदद करने की जहमत ही नहीं उठाता। आर्यन ने उस दर्द में तड़पती उस सुंदर देवी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान अपने हाथ में मौजूद सोने के संदूक पर था। आर्यन ने इस संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से संदूक एक बहुत ही जटिल सील से बंद था। इसे खोलने के लिए आर्यन को उस जटिल सील को तोड़ना था। आर्यन ने संदूक की सील के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वो इसे तोड़ने में विफल रहा। हे अवनी, क्या तुम इस सील को तोड़ने में मेरी मदद कर सकती हो? आखिरकार आर्यन ने अवनी से मदद मांगी। ये बहुत आसान है, मुझे आपकी मदद करने दें। अवनी ने संदूक की सील खोलने के लिए आर्यन का मार्गदर्शन करना शुरू किया। अवनी की मदद से संदूक की सील तुरंत गायब हो गई। अब आर्यन को बस संदूक खोलना था और देखना था कि उसके अंदर क्या है। क्लिक! सोने का संदूक खुला और जैसे ही वो खुला, संदूक के अंदर से तुरंत कुछ बाहर निकला। संदूक से जो निकला वो एक गरम चांदी जैसी ज्वाला, सिल्वर फ्लेम थी। उस चांदी जैसी ज्वाला ने आर्यन के शरीर को घेरना शुरू कर दिया। आर्यन ने महसूस किया कि ये आग उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। ज्वाला तेजी से उसके पूरे शरीर में फैलने लगी और उसकी प्रोफाउंड नसों में भी समा गई। जब ये चांदी जैसी ज्वाला उसके शरीर में गई तो आर्यन को कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि उसे एक बहुत ही सुखद एहसास हुआ। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उस ज्वाला ने उसकी नसों में मौजूद साधारण अग्नि को खा लिया हो। ये देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया। उस ज्वाला ने तेजी से फैलते हुए आर्यन की सभी साधारण अग्नि को खत्म कर दिया और उसके सेज गॉड फ्लेम वेन्स की ओर बढ़ने लगी। वो ज्वाला सेज गॉड की अग्नि को भी खाना चाहती थी, लेकिन जब वो चांदी जैसी ज्वाला सेज गॉड की नसों में प्रविष्ट हुई तो पासा पलट गया। सेज गॉड की नसों ने उस चांदी जैसी ज्वाला को ही खाना शुरू कर दिया। वो ज्वाला एक ब्लैक होल की तरह सेज गॉड की अग्नि द्वारा सोख ली गई। पलक झपकते ही सारी चांदी जैसी ज्वाला आर्यन की सेज गॉड नसों में समा गई। वो चांदी जैसी ज्वाला आसानी से सेज गॉड नसों द्वारा पालतू बना ली गई। अभी क्या हुआ? आर्यन को समझ नहीं आया। शुरू से अंत तक उसने कुछ नहीं किया था। उसने बस अपनी सेज गॉड नसों को उस ज्वाला को सोखते हुए देखा था। मास्टर, आप अद्भुत हैं। आपने सफलतापूर्वक स्वर्गीय ज्वाला के साथ संलयन कर लिया है। स्वर्गीय ज्वाला? तो वो चांदी जैसी ज्वाला एक स्वर्गीय ज्वाला थी? आर्यन ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। आर्यन को स्वर्गीय ज्वालाओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी। स्वर्गीय ज्वालाएं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली अग्नि होती हैं, जिसकी शक्ति साधारण अग्नि से कहीं अधिक होती है। यहाँ तक कि अमर पक्षी की ज्वाला भी इसकी तुलना नहीं कर सकती। स्वर्गीय ज्वालाएं 12 प्रकार की होती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी शक्ति होती है। अगर आर्यन को सही याद था तो ये स्वर्गीय रजत ज्वाला शक्ति की सूची में तीसरे स्थान पर होनी चाहिए। यही कारण था कि आर्यन चकित था। उसे उम्मीद नहीं की कि वो इतनी आसानी से इसके साथ संलयन कर पाएगा। वो सुंदर देवी भी ये देखकर स्तब्ध रह गई कि आर्यन ने स्वर्गीय ज्वाला को इतनी आसानी से वश में कर लिया। स्वर्गीय ज्वाला के साथ संलयन करना आसान नहीं होता, इसमें जान का रिस्क होता है। एक छोटी सी गलती भी इंसान को राख बना सकती है। उसने पहली बार किसी को बिना किसी दर्द के इतनी आसानी से स्वर्गीय ज्वाला को वश में करते हुए देखा था। अब उस सुंदर देवी की रुचि इस युवक में जागने लगी। आर्यन ने उस स्वर्गीय रजत ज्वाला को उपयोग करने की कोशिश की। उसके हाथ में एक चांदी के रंग की ज्वाला प्रकट हुई जो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। भले ही वो वश में थी, लेकिन उसकी शक्ति आर्यन की पिछली साधारण अग्नि से कहीं अधिक थी। आर्यन अपनी इस नई शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। उसने अपने दाएं हाथ में स्वर्गीय रजत ज्वाला ली और बाएं हाथ में साधारण अग्नि। उसने दोनों को गुफा की दीवार पर फेंका। धड़ाम धड़ाम विस्फोट हुआ और गुफा जोर से हिलने लगी। भले ही आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन विनाशकारी प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। सामने की दीवार पर 2 छेद बन गए थे, एक छोटा और एक बहुत बड़ा। छोटा छेद साधारण अग्नि का परिणाम था और बड़ा छेद स्वर्गीय रजत ज्वाला का। साधारण अग्नि और स्वर्गीय ज्वाला के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। जैसा कि प्रसिद्ध था कि स्वर्गीय ज्वालाएं असाधारण होती हैं, वो सच साबित हुआ। आर्यन बहुत खुश था कि उसे इतनी महान चीज मिली। उसकी ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। अब यह करने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? उस सुंदर देवी ने आर्यन को रोका।
जाहिर है मैं यहां से जा रहा हूं, और क्या? आर्यन ने जवाब दिया। मेरी स्वर्गीय रजत ज्वाला चुनाने के बाद तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? सुंदर देवी क्रोधित थी क्योंकि आर्यन ने उसकी चीज ले ली थी। सुंदर देवी ने अपने दांत पीसे और गुस्से के कारण उसकी पीठ का घाव फिर से खुल गया। खून बहने लगा और उसे फिर से असहनीय दर्द महसूस हुआ। तुम एक डॉक्टर हो ना, कृपया मुझे तुरंत बचाओ। सुंदर देवी ने आर्यन से मदद मांगी। वो अब और दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं चाहता। अगर मैं करीब आया तो तुम फिर से मुझ पर हमला करोगी। मैं मूर्खतापूर्ण मौत नहीं मरना चाहता। आर्यन ने मना कर दिया। मदद करने के बजाय उसने उसे दर्द में ही छोड़ना बेहतर समझा। अध्याय 322 मीरा। सुंदर देवी अब अपने दर्द को और सहन नहीं कर पा रही थी। मैं तुमसे विनती करती हूं कि मेरे घाव का इलाज करने में मेरी मदद करो। इस बार उस सुंदर देवी ने चमकती आंखों से आर्यन से भीख मांगी। आर्यन ने सीधे उस सुंदर देवी की पारदर्शी आंखों में देखा। उसे लगा कि उसकी आंखें उसकी आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। आर्यन को तुरंत एहसास हो गया कि वो उस वशीकरण तकनीक का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है जो वो उस पर इस्तेमाल कर रही थी। सुंदर देवी काफी हैरान थी कि आर्यन ने इतनी आसानी से उसकी दिमागी वशीकरण तकनीक को खारिज कर दिया। आर्यन जैसा एक कमजोर इंसान उसकी तकनीक से लड़ सके, ये पूरी तरह से असंभव था। तो तुम मुझे वशीकरण तकनीक से नियंत्रित करना चाहती हो? बस सपना देखो। आर्यन ने उस सुंदर देवी का मजाक उड़ाया जो उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लगा कि इस सुंदर देवी के मन में उसके लिए कोई नेक इरादा नहीं है, इसलिए आर्यन के लिए ऐसी महिला से दूर रहना ही बेहतर था। आर्यन गुफा के मुहाने की ओर जाने लगा। रुको, जाओ मत। सुंदर देवी ने आर्यन को रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय उसके पास उसे रोकने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। कृपया मुझे बचा लो, मैं वो सब करूंगी जो तुम चाहोगे। सुंदर देवी अब और सहन नहीं कर सकी। वो आर्यन के सामने खुद को ठीक करने के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गई। ये सुनकर आर्यन रुक गया। जो कुछ भी मैं चाहूं, तुम मुझे क्या दे सकती हो? आर्यन जानना चाहता था कि एक सुंदर देवी उसे क्या दे सकती है। जो कुछ भी तुम चाहो, जब तक तुम मुझे ठीक कर सकते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। सुंदर देवी ने अपनी रणनीति बदल दी ताकि आर्यन उसका इलाज करने के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर आर्यन थोड़ा खुश हुआ। सच में? तो फिर मैं चाहता हूं कि तुम मेरी महिला बनो। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने तुरंत कुछ अप्रत्याशित मांग लिया। आर्यन को लगा था कि अपने स्वभाव के कारण वो सुंदर देवी इस अनुरोध को ठुकरा देगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। सुंदर देवी ने आर्यन की ओर सिर हिलाया। हाँ? सुंदर देवी का जवाब सुनकर आर्यन स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये महिला ऐसा जवाब देगी। सुंदर देवी ने अपने दांत पीसे। वो आर्यन से बात करते समय खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। इस बेशर्म आदमी ने इतनी निर्लज बात पूछने की हिम्मत कैसे की? जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, वो आर्यन की आंखों को फोड़ने का इरादा रखती थी, क्योंकि उसने उसका शरीर देखा था। वो आर्यन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम अभी भी वहीं क्यों खड़े हो? भले ही मैंने वादा किया है, कृपया मेरा इलाज करो। सुंदर देवी की आवाज इतनी कोमल हो गई कि आर्यन को लगा जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हों। ठीक है, आर्यन ने वादा किया और तुरंत उसके पास गया। सुंदर देवी मुड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन उसका नग्न शरीर देखे। आर्यन थोड़ा निराश था, वो केवल उसकी घायल पीठ ही देख सकता था। खैर कोई बात नहीं, जल्द ही ये सुंदर देवी उसकी बाहों में होगी। आर्यन ने फेरी गेट के स्टोरेज रूम से एक बोतल निकाली जिसमें घावों को तेजी से भरने वाली औषधि थी। ये उस पाउडर से कहीं बेहतर थी जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। आर्यन ने औषधि को घाव पर डालना शुरू किया। ओह हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता, आर्यन ने पूछा। मेरा नाम मीरा है, और तुम कौन हो? आर्यन का विश्वास जीतने के लिए मीरा ने उसका नाम पूछा। मेरा नाम आर्यन है, तुम मुझे आर्यन कह सकती हो। मीरा से बात करते हुए वो बहुत खुश था। उसे लगा कि ये देवी उतनी बुरी नहीं है जितना उसने सोचा था। औषधि डालने के बाद आर्यन ने एक पाउडर छिड़का जो घाव के निशान को पूरी तरह मिटा देगा। वो नहीं चाहता था कि मीरा के सुंदर शरीर पर कोई दाग रहे। इसके बाद उसने सावधानी से पट्टी बांधी। इलाज के दौरान कभी कभी उसने उसके संपूर्ण शरीर को छुआ। मीरा का शरीर स्पर्श करने में बहुत सुखद था। आर्यन मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि मीरा ने उसके स्पर्श को विरोध नहीं किया। ऐसा लगा जैसे वो वास्तव में उसकी महिला बनना चाहती है। अवनी ने सही कहा था, इस महिला की ये एनर्जी बहुत शुद्ध थी। सिर्फ उसे छूने से ही आर्यन को प्रचुर ऊर्जा मिल रही थी। उधर मीरा खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो किसी आदमी को अपना शरीर देखने और छूने देगी। ये एक अक्षम्य अपमान था। एक पवित्र देवी जिसे आज आर्यन जैसे व्यक्ति ने कलंकित किया था। आखिरकार इलाज पूरा हुआ। मीरा ने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से कपड़े निकाले और खुद को सफेद प्राचीन पोशाक में ढक लिया। वो वास्तव में एक देवी की तरह लग रही थी। मीरा ने पारदर्शी आंखों से आर्यन की ओर देखा और तेजी से उसके सामने आ गई। इलाज के बाद अब वो थोड़ी हलचल कर सकती थी और जो चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र थी। सबसे पहले मीरा को उस चोर से बदला लेना था जिसने उसका अपमान किया था।
न केवल उसका अपमान हुआ बल्कि आर्यन ने उसकी स्वर्गीय ज्वाला भी ले ली थी। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मीरा ने अपना बर्फ जैसा कोमल हाथ आर्यन की गर्दन की ओर बढ़ाया और उसे पकड़कर हवा में उठा लिया। आर्यन को लगा था कि वो उसे गले लगाएगी, लेकिन उसने उसका गला घोंट दिया। तुम क्या कर रही हो? जल्दी मुझे नीचे उतारो। क्या तुमने पहले वादा नहीं किया था? आर्यन ने चिल्लाकर कहा। मीरा ने उसे छोड़ने के बजाय अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जिससे आर्यन को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। तुम नीच चोर, तुमने इस युवती के शरीर को कलंकित करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। मीरा वास्तव में उसे मारने का इरादा रखती थी। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि वो अपना वादा तोड़ेगी। यदि उसे पता होता कि मीरा शुरू से ही बेईमान थी तो उसने उसे दर्द में ही मर जाने दिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीरा ने अपनी थोड़ी शक्ति वापस पा ली थी, जो आर्यन को 1000 बार मारने के लिए काफी थी। अध्याय 323 मीरा से बदला लेना। मास्टर, आप इस महिला पर इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर सकते हैं? देवलोक से आने वाली देवी आपके यहाँ की महिलाओं से अलग होती हैं। उन्हें सिर्फ एक एहसान करके हासिल करना आसान नहीं है, अवनी ने आर्यन के मन में कहा। शुरुआत से ही अवनी ने जानबूझकर आर्यन को मीरा के बारे में चेतावनी नहीं दी थी। वो चाहती थी कि आर्यन ये जान ले कि देवलोक की महिलाओं को पाना इतना आसान नहीं है। अवनी की बात सुनने में अब बहुत देर हो चुकी थी। अब आर्यन का जीवन देवी मीरा के हाथों में था। आर्यन उस सुंदर महिला के हाथों में मरना नहीं चाहता था जिसे उसने बचाया था। ऐसा लगा जैसे अब आर्यन को मीरा पर हमला करना ही होगा। ये काफ़ी अच्छा अवसर था। आर्यन मीरा के बहुत करीब था। वो मीरा जैसी सुंदर देवी से निपटने के लिए किंग्स हार्ट तकनीक का उपयोग कर सकता था। आर्यन ने मीरा की कलाई को छुआ, जिसका उपयोग उसने उसका गला घोंटने के लिए किया था। उसने किंग्स हार्ट तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। आर्यन को उम्मीद थी कि ये तकनीक मीरा के खिलाफ काम करेगी, जिसका साधना स्तर डिवाइन रेल्म तक पहुंच चुका था। जैसे ही आर्यन की उंगली ने उसके शरीर को छुआ, मीरा को बिजली के करंट जैसा झटका महसूस हुआ। उसका शरीर अचानक गर्म और असहज हो गया। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसका शरीर अचानक इतना गर्म और असहज कैसे हो गया? मीरा के शरीर की ताकत ढीनी पड़ने लगी। वे हाथ जिनसे उसने आर्यन का गला घोंटा था, वे भी ढीले होने लगे। आर्यन ने मीरा से बचने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। जब उसने देखा कि मीरा का चेहरा लाल हो गया है और वो असहज दिख रही है, तो वो दुष्टता से मुस्कुराया। मीरा ने महसूस किया कि उसके शरीर की ऊर्जा गायब हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी प्रोफाउंड ऊर्जा को किसी ने सील कर दिया हो। वो जमीन पर गिर पड़ी। मीरा बिल्कुल असहाय लग रही थी। उसने आर्यन की ओर देखा, जो उसकी ओर देखकर शैतानी मुस्कुरा रहा था। वो जानती थी कि ये निश्चित रूप से आर्यन की ही करतूत है। नीच चोर, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी प्रोफाउंड ऊर्जा क्यों गायब हो गई? अत्यंत असहज महसूस करते हुए मीरा ने आर्यन से पूछा। कौन जानता है, शायद ये स्वर्ग से दी गई सजा है, क्योंकि तुमने अपना वादा तोड़ा है। मीरा को इस हालत में देखकर आर्यन बहुत संतुष्ट दिख रहा था। मीरा को आर्यन की बात पर यकीन नहीं हुआ। ये चोर ही निश्चित रूप से इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड होगा। ये सब तब शुरू हुआ जब आर्यन की उंगली ने उसके शरीर को छुआ था। उसे यकीन था कि आर्यन ने उसे बिना बताए कोई जहर दिया होगा। ये आदमी बहुत ही नीच था। जल्दी से मुझे इसका मारक दो, वरना मैं तुम्हें और इस ग्रह को नष्ट कर दूंगी। मीरा ने मारक मांगा और साथ ही आर्यन और इस ग्रह को नष्ट करने की धमकी भी दी। आर्यन को मीरा की बातों से खुशी नहीं हुई। इस स्थिति में भी मीरा के पास उसे धमकी देने का समय था। क्या देवलोक की सभी सुंदर देवियों का स्वभाव वास्तव में ऐसा ही होता है? ये स्वाभाविक ही था कि गुरु वसंत ने आर्यन को देवलोक में महिलाएं ढूंढने के लिए नहीं जाने दिया। पता चला कि वहां की महिलाओं के दिल ऐसे होते हैं जिन्हें पिघलाना एक पुरुष के लिए कठिन है। देवलोक में अधिकांश महिलाएं केवल साधना के मार्ग पर चलती हैं। उन्हें किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने की वास्तव में परवाह नहीं होती। वैसे भी यदि उनका साधना स्तर ऊंचा हो तो वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं। यही कारण था कि देवलोक की महिलाओं के दिल को जीतना कठिन था। आर्यन को अब कोई परवाह नहीं थी। वो अब मीरा के प्रति दयालु नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मीरा ने उसे अपने करीब आते देखा। न जाने क्यों जब वो पास आया तो वो थोड़ी डर गई। पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसने फिर से धमकी दी। आर्यन को उसका ये रवैया और भी नापसंद आया। वो उसके सामने पहुंचा और अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। उसने मीरा का अत्यंत सुंदर चेहरा देखा। इतने सुंदर चेहरे के साथ वो वास्तव में एक देवी कहलाने के योग्य थी। मीरा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। मैं तुम्हारे प्रति कई बार दयालु रहा हूं, लेकिन तुम मुझे इस तरह का रवैया दिखा रही हो। मैं तुम्हें हर चीज की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। आर्यन ने उस प्राचीन पोशाक को नष्ट कर दिया जो मीरा ने पहनी थी। मीरा ये देखकर स्तब्ध रह गई कि उसके कपड़े टुकड़ों में बिखर गए। कितनी सुंदर है! आर्यन ने उसके संपूर्ण शरीर को देखा और उसकी त्वचा के हर इंच को सहलाना शुरू कर दिया।
जैसे ही उसके शरीर को आर्यन के हाथों ने छुआ, मीरा को एक अत्यंत सुखद अनुभव हुआ। ये पहली बार था जब उसने ऐसी संवेदना महसूस की थी। आर्यन उसके वक्षों की ओर बढ़ा और उन्हें दबाना शुरू कर दिया। स्पर्श का अनुभव असाधारण था। वे बहुत ही कोमल और कसे हुए थे। आह, मीरा बहुत ही कोमल आवाज में कर रहने लगी। उसकी आवाज बहुत सुखद थी, जिसे सुनकर आर्यन के भीतर उत्तेजना बढ़ गई। वो अब और सहन नहीं कर सकता। वो वास्तव में उसकी ओर आकर्षित था। आर्यन ने उसकी गुलाबी कलियों का स्वाद चखना शुरू किया। वे अभी भी शुद्ध गुलाबी दिख रही थीं और बहुत सुंदर थीं। उसने उन्हें अपने मुंह में लिया और एक बच्चे की तरह चूसना शुरू कर दिया। आह, वो लगातार कर रहने लगी। ये संवेदना उस देवी के लिए बहुत अधिक थी जो अभी तक कुंवारी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पुरुष उसे इस हद तक प्रताड़ित करेगा। इसके अलावा वो विरोध भी नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि वो आर्यन द्वारा चूसे जाने का एहसास भी आनंद ले रही थी। रुक जाओ, प्लीज मत काटो। आह, वो कर रहने लगी। आर्यन इसका आनंद ले रहा था। उसने और चूसना शुरू कर दिया। मीरा अब इस उत्तेजना को और सहन नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि उसके निचले भाग से कुछ निकलने वाला है। आह, रुक जाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने आर्यन को खुद से दूर रखने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसकी ताकत उसे हटाने के लिए काफी नहीं थी। आह, 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 वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अध्याय 324 सुंदर देवी की मुख सेवा का अनुभव। ये पहली बार था जब मीरा सुख के उस शिखर पर पहुंची थी। यह एहसास बहुत ही असाधारण था। उसने पहले कभी इस तरह की भावना का अनुभव नहीं किया था। चरम सीमा पर पहुंचने के बाद मीरा का शरीर जोर जोर से कांप रहा था। वो अभी भी बहुत संवेदनशील महसूस कर रही थी। आर्यन ने मीरा को आराम नहीं करने दिया। उसने उसका चेहरा उठाया और उसके चेहरे जैसे होठों को चूमना शुरू कर दिया। मीरा के पास अब विरोध करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। जब आर्यन ने उसे चूमा तो वो केवल आत्मसमर्पण ही कर सकी। उसका पहला चुंबन एक ऐसे आदमी ने छीन लिया था जिससे वो अभी मिली थी। मीरा ने खुद को असहाय महसूस किया। आर्यन को मीरा की स्थिति की परवाह नहीं थी। वो बस अपने सामने मौजूद इस सुंदरता का आनंद लेना चाहता था। उसने अपनी जीभ मीरा के मुंह में डाली और मीरा के पास उसके सामने झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। आर्यन ने मीरा की जीभ को अपने घेरे में ले लिया। उसका मुंह शहद की तरह बहुत मीठा था। इस सुंदर देवी को चूमते समय आर्यन वास्तव में इसका आदी हो गया था। मीरा भी धीरे धीरे उस चुंबन के आनंद में डूबने लगी। बिना महसूस किए वो पूरी तरह से इस कामुक चुंबन में खो गई। आर्यन का हाथ मीरा के निचले हिस्सों के साथ खेलने लगा। मीरा के उस गुप्त बगीचे वाले हिस्से में बिल्कुल भी बाल नहीं थे। वो वास्तव में बहुत साफ और कोमल था। ये देखकर आर्यन और भी उत्साहित हो गया। पता चला कि मीरा एक सफेद बाघिन जैसी महिला है। इस तरह की महिला की वासना अगर एक बार जाग जाए तो उसे संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यह अप्रत्याशित था कि मीरा जैसी देवी एक सफेद बाघिन होगी। मीरा को महसूस हुआ कि कोई उसके सबसे निजी हिस्से को छू रहा है। उसने आर्यन के हाथ को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसकी कोशिश को विफल कर दिया और उस यिन ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया जो मीरा ने अभी अभी बाहर निकाली थी। मीरा अपना होश खोना शुरू कर रही थी। वो पवित्र सुंदर देवी असीम वासना में पूरी तरह से डूब गई थी। आर्यन की तकनीक से वो कई बार शिखर तक पहुंच चुकी थी। अब आर्यन ने उसे चूमना बंद किया और अपने कपड़े उतारने लगा। जब आर्यन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए तो मीरा के चेहरे के सामने एक विशाल और डरावना अंग प्रकट हुआ। मीरा के पास अभी भी होश का एक अंश बाकी था। वो एक पुरुष के उस मजबूत और भयानक अंग को देखकर स्तब्ध रह गई। ये पहली बार था जब मीरा ने किसी पुरुष का इतना बड़ा अंग देखा था। उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। उसे वो देखकर बेचैनी महसूस हो रही थी। आर्यन ने मीरा का चेहरा पकड़ा और अपने अंग से उसके सुंदर चेहरे पर हल्की चोट की। जल्दी अपना मुंह खोलो। आर्यन ने मीरा से मुंह खोलने को कहा। वो एक सुंदर देवी के मुंह का स्वाद चखना चाहता था। मीरा ने अपना सिर हिलाया। वो अपना मुंह नहीं खोलना चाहती थी। आर्यन इस बात से चिढ़ गया कि मीरा अभी भी मना कर रही है। उसने फिर से उसके चेहरे पर प्रहार किया। आर्यन के अंग की गंध से मीरा का सिर चकराने लगा और बिना सोचे समझे उसने अपना मुंह खोल दिया। ये आर्यन का मौका था। उसने तुरंत अपना अंग मीरा के कोमल मुंह में डाल दिया। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे ये सोचकर ही उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसका मुंह बहुत नम और आरामदायक था। आर्यन को बड़ी संतुष्टि मिली। उसने मीरा का सिर पकड़कर अपनी गति बढ़ा दी।
इसे चूसो। अगर तुमने मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने उसे धमकी दी। गुफा में चूसने की आवाजें गूंजने लगी। कुछ समय बाद मीरा को अब पहले जैसी घृणा महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसे भी इसमें आनंद आने लगा था। वो वास्तव में आर्यन के नियंत्रण में आ गई थी। आर्यन ने उससे कहा, इसे अच्छे से करो, मैं तुम्हें बाद में एक अच्छा उपहार दूंगा। मीरा की कुशलता उसकी पत्नियों जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके मुंह के अंदर का एहसास बहुत सुखद था। वो 15 मिनट तक ये सेवा करती रही, जिससे उसका जबड़ा सुन्न होने लगा। अब आर्यन अपनी सीमा पर था। उसने मीरा का सिर कसकर पकड़ा और गति तेज कर दी। मीरा को लगा कि उसका गला घुट रहा है जब आर्यन का अंग बहुत गहराई तक चला गया। मैं निकलने वाला हूं। आर्यन ने अपनी यांग ऊर्जा की धार मीरा के मुंह में छोड़ दी। मीरा का मुंह भर गया क्योंकि वो इस प्रवाह को पूरी तरह समाहित नहीं कर पा रही थी। इसे निगल लो, आर्यन ने आदेश दिया। मीरा ने उस गाढ़े तरल को निगलने की कोशिश की। शुरू में उसे थोड़ी घृणा आई, लेकिन स्वाद चखने के बाद उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। ये देवलोक से किसी भी भोजन से कहीं बेहतर था। उसने सब कुछ निगल लिया और उसे अपना पेट भरा भरा महसूस हुआ। आर्यन ने नीचे लेटी मीरा को देखा। वो तरल को खाते समय बहुत आकर्षक लग रही थी। वो तुरंत उसके साथ युगल साधना करना चाहता था। लेकिन तभी अचानक मीरा के हाथ में एक पत्थर प्रकट हुआ, जिससे बहुत तेज और चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली। पूरी गुफा उस रोशनी से भर गई और एक पल के लिए आर्यन को कुछ दिखाई नहीं दिया। लगभग 10 सेकंड बाद जब आर्यन की दृष्टि वापस आई तो उसने देखा कि मीरा वहां से गायब हो चुकी थी। उसने चारों ओर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मास्टर, उस महिला ने टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग किया है, जिससे वो इस ग्रह पर किसी भी रैंडम जगह पर जा सकती है। आप उसे यहां नहीं ढूंढ पाएंगे, अवनी ने बताया। धिक्कार है। आर्यन ने अपने दांत पीसे। मीरा भागने में सफल हो गई थी। उसे लगा कि वो सुंदर देवी वापस आकर उससे बदला जरूर लेगी। मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीरा ने आपकी यांग ऊर्जा का स्वाद चख लिया है। अब वो आपके पकड़ से बच नहीं पाएगी, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे विश्वास था कि मीरा अब आर्यन को छोड़कर नहीं जा पाएगी। देर सवेर वो उसे ढूंढते हुए वापस जरूर आएगी, क्योंकि एक देवी भी किंग्स हार्ट टेक्निक से नहीं बच सकती। अध्याय 325 नलिनी। आर्यन थोड़ा निराश था। भले ही उसका इरादा मीरा के साथ कुछ रोमांचक करने का था, लेकिन यह अप्रत्याशित था कि मीरा इतने महत्वपूर्ण क्षण में भाग जाएगी। निराशा के भाव के साथ आर्यन ने अपने कपड़े वापस पहने। आर्यन का छोटा भाई अभी भी अपना सिर उठाए हुए था। ऐसा लग रहा था कि उसे इस उत्तेजना को शांत करने के लिए माधुरी को ढूंढना ही होगा। थोड़ी निराशा के साथ आर्यन गुफा से बाहर निकला। उसने राजधानी लौटने का फैसला किया, जहां माधुरी और ऐश्वर्या थीं। आर्यन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और पूरी गति से राजधानी की ओर उड़ान भरी। भले ही वो मीरा को पूरी तरह हासिल करने में विफल रहा, लेकिन आर्यन की ये उपलब्धि कम नहीं थी। वो एक बहुत ही शक्तिशाली स्वर्गीय ज्वाला यानी हेवनली फ्लेम प्राप्त करने में सफल रहा था। जब आर्यन राजधानी की ओर उड़ रहा था तो उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसने अपने चेहरे पर मुखौटा पहना हुआ था। इस महिला के बाल सुनहरे थे और उसने सुनहरे कपड़े पहने हुए थे। इस महिला की आकृति को बहुत ही उत्तम तरीके से वर्णित किया जा सकता था। ये महिला एक असाधारण कुलीन आभा बिखेर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने मुखौटा पहना हुआ था। अपने सामने मंडराती रहस्यमयी महिला को देखकर आर्यन रुक गया। उसने अपने सामने खड़ी महिला को देखा और पूछा, तुम कौन हो? आर्यन इस रहस्यमयी महिला के प्रति काफी सतर्क था। वो उसके साधना स्तर को समझ नहीं पा रहा था। इसके दो ही कारण हो सकते थे। या तो उस महिला ने विशेष कलाकृतियों का उपयोग करके अपना साधना स्तर छिपाया हुआ था, या फिर उसका साधना स्तर आर्यन से कहीं अधिक ऊंचा था। यदि वास्तव में इस महिला का साधना स्तर आर्यन से ऊंचा था, तो संभावना थी कि वो आधा कदम दूर डिवाइन रेल्म के स्तर पर थी, या शायद उसने पहले ही डिवाइन नेसेंट रेल्म में प्रवेश कर लिया था। इसी वजह से आर्यन काफी सतर्क था। मास्टर, इस महिला का शरीर घायल है। मैंने देखा कि उसकी कुछ मेरिडियन लाइनें यानी नाड़ियां बहुत बुरी तरह घायल हैं और उन्हें ठीक करना कठिन है। अवनी ने आर्यन को बताया कि सामने खड़ी रहस्यमयी महिला का शरीर जख्मी है। आर्यन ने उस रहस्यमयी महिला को ध्यान से देखना शुरू किया। अवनी ने जो कहा वो सच था। ये वास्तव में घायल थी और उसकी कुछ नाड़ियां काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं। आर्यन को लगा कि उसकी नाड़ियों को ठीक करना मुश्किल होगा और बहुत संभव था कि किसी ने उसे जानबूझकर इस हाल में पहुंचाया हो। अवनी,
क्या तुम्हें लगता है कि ये महिला शक्तिशाली है? मैं इसके साधना स्तर को बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहा हूं। अवनी सोचने लगी। जब ये महिला अपनी महिमा के शिखर पर थी, तब इसकी शक्ति उस मीरा से कहीं अधिक थी, जिससे तुम अभी मिले हो। यहां तक कि ये महिला मीरा से सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। चूंकि इस महिला का शरीर घायल है, इसलिए इसका साधना स्तर भी काफी गिर गया है। अभी ये आधा कदम दूर डिवाइन रेल्म के स्तर पर है। इस मानसिक स्थिति के साथ इसके लिए डिवाइन नेसेंट रेल्म में फिर से प्रवेश करना बहुत कठिन है। अवनी ने उस रहस्यमयी महिला के बारे में विस्तार से समझाया। क्या इसकी शिखर शक्ति अभी की मीरा से भी अधिक शक्तिशाली है? ये महिला कितनी शक्तिशाली है? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में उसकी मुलाकात इतनी शक्तिशाली दो महिलाओं से होगी। मैं नहीं जानती, लेकिन निश्चित रूप से ये महिला कमजोर नहीं है। ये एक पूर्व साधिका है जिसका साधना स्तर डिवाइन ओवरलॉर्ड रेल्म में था। इसलिए निश्चित रूप से इसकी शक्ति वैसी नहीं है जैसी सतह पर दिखती है। अवनी को भी इसकी पूरी शक्ति का अंदाजा नहीं था, पर यह तय था कि वो अत्यंत शक्तिशाली थी, क्योंकि वो कभी डिवाइन ओवरलॉर्ड रेल्म तक पहुंची थी। आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला कभी डिवाइन ओवरलॉर्ड रेल्म की साधिका रही होगी। इसका मतलब था कि उस समय इसकी शक्ति गुरु वसंत से कम नहीं रही होगी, या शायद ये गुरु वसंत से भी कहीं अधिक शक्तिशाली रही होगी। आर्यन के मन में नकाबपोश महिला के प्रति जिज्ञासा पैदा होने लगी। नलिनी ने आर्यन को देखा। उसे आर्यन के शरीर से एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। मुझे बताओ, क्या तुम अभी किसी ऐसी महिला से मिले हो जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद हैं? नलिनी ने पूछा कि क्या आर्यन अभी मीरा से मिला था। आर्यन ये सुनकर अचंभित रह गया कि नलिनी को पता है कि वो आमीरा के साथ था। उसे लगा कि सामने खड़ी ये रहस्यमयी महिला मीरा की दुश्मनों में से एक हो सकती है। मैं ऐसी किसी महिला से नहीं मिला जिसका तुम जिक्र कर रही हो। आर्यन ने नलिनी के सामने अनजान बनने का पत्थर बेहतर समझा। आखिर इस समय उसने राइडर इन पेंडेंट से अपनी शक्ति छिपाई हुई थी, इसलिए विरोधी पक्ष को उसकी शक्ति का पता नहीं चलना चाहिए था। उसे इस महिला के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहिए था, वरना ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मुझे तुम्हारे शरीर से उस महिला की सुगंध आ रही है। नलिनी उस सुगंध से काफी परिचित थी। ये निश्चित रूप से मीरा की ही महक थी। आर्यन ने अपने शरीर को सूंघा। ये सच था कि मीरा की अत्यंत मनमोहक सुगंध अभी भी उसके शरीर पर बसी हुई थी। ऐसा लगा जैसे इसी सुगंध ने नलिनी को उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। आर्यन का अंदाजा सही था। ये महिला मीरा के बारे में जानती थी। ये रहस्यमयी महिला भी मीरा की तरह ही देवलोक से आई होगी, वरना वो मीरा को कैसे जानती? नलिनी ने आर्यन को देखा। ऐसा लगा जैसे वो आर्यन से नफरत करती हो। नलिनी का एक पुरुष के साथ बहुत बुरा अनुभव रहा था, जिसने उससे झूठ बोलने की हिम्मत की थी। जिस कारण नलिनी इस हाल में पहुंची थी, वो ये था कि उसे उस पुरुष ने धोखा दिया था जिस पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया था। इसी वजह से वो उन पुरुषों से नफरत करती थी जो उससे झूठ बोलते थे। हाँ, मैं उस महिला से मिला था जिसका तुमने जिक्र किया, पर क्या बात है? तो वो महिला अब कहाँ है? नलिनी ने पूछा कि मीरा कहाँ है? मुझे क्या बता, वो महिला टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके चली गई। आर्यन ने सच बता दिया। नलिनी ने कुछ नहीं कहा। वो आर्यन की ओर उड़ी। उसका इरादा आर्यन पर हमला करने का था। जब नलिनी उस पर हमला करने वाली थी, आर्यन ने तुरंत युद्ध की स्थिति बना ली और अपनी सेज गॉड फ्लेम वेन्स को खोल दिया। धड़ाम! रात के आकाश में आर्यन और नलिनी के बीच वारों का आदान प्रदान हुआ। इस मुकाबले में आर्यन को सैकड़ों मीटर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि नलिनी केवल कुछ ही मीटर पीछे हटी। अध्याय 326 गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा। आर्यन की शक्ति का पता चलने पर नलिनी चकित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम उम्र के इस व्यक्ति की शक्ति उसका मुकाबला करने में सक्षम होगी। पिछले प्रहारों के आदान प्रदान से आर्यन ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि इस महिला की शक्ति वास्तव में बहुत अधिक है। अपनी सेज गॉड फ्लेम वेन्स को खोलने के बाद भी इस महिला से लड़ते समय आर्यन हार रहा था। हे मिस, आपने मुझ पर अचानक हमला क्यों किया? मैंने आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो फिर आप मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहती हैं? नलिनी इस रहस्यमयी महिला के व्यवहार से संतुष्ट नहीं था। तुमने मुझसे झूठ बोला? जल्दी बताओ, वो महिला कहाँ है? नलिनी ने आर्यन को तुरंत बताने के लिए कहा कि मीरा कहाँ है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे नहीं पता। वो महिला टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके चली गई। क्यों ना आप खुद ही उसे ढूंढ लें? आर्यन ने नलिनी पर तंज कसा। आर्यन अभी भी इस बात से चिढ़ा हुआ था कि मीरा उसके चंगुल से भागने में सफल रही थी। नलिनी को आर्यन की बात पर यकीन नहीं हुआ। आर्यन ने उससे पहले झूठ बोला था, इसी वजह से नलिनी अब आर्यन पर वास्तव में भरोसा नहीं कर पा रही थी। मेरा धैर्य सीमित है, जल्दी बताओ वो महिला कहाँ है? तुम उसे जरूर कहीं छिपा रहे हो। नलिनी ने अंदाजा लगाया कि ये आदमी मीरा को कहीं छिपा रहा है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो महिला वास्तव में टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके चली गई है। आर्यन की आवाज तेज होने लगी थी। नलिनी ने फिर भी विश्वास नहीं किया। वो आर्यन पर और भी अधिक क्रोधित दिखने लगी।
उसने एक शुद्ध ज्वाला छोड़ी जो अत्यंत शक्तिशाली थी। वो आग सुनहरे रंग की थी। स्वर्गीय ज्वाला, हेवनली फायर। ये खोज देखकर आर्यन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला के शरीर में भी स्वर्गीय ज्वाला है। ये स्वर्गीय स्वर्ण ज्वाला शक्ति की सूची में 5वें स्थान पर थी। इसका मतलब था कि ये अभी भी आर्यन की स्वर्गीय रजत ज्वाला, जो तीसरे स्थान पर थी, उससे नीचे थी। ऐसा लगता है कि तुम्हें बोलने के लिए मुझे कठोर तरीके अपनाने होंगे। नलिनी को आर्यन से निपटने के लिए मजबूरन सख्ती बरतनी पड़ी। नलिनी की स्वर्गीय ज्वाला ने आर्यन की ओर निशाना साधा और सुनहरी आग ने आर्यन के शरीर को चारों ओर से घेर लिया। वो आर्यन उस सुनहरी ज्वाला की कैद में फंस गया। वो ज्वाला काफी गर्म थी। नलिनी को विश्वास था कि इस कैद में रहने पर आर्यन इसे सहन नहीं कर पाएगा। उसका इरादा आर्यन को मारना नहीं था, वो केवल उसे प्रताड़ित करना चाहती थी ताकि वो मीरा का ठिकाना बता दे। परंतु उस कैद के अंदर आर्यन को बिल्कुल भी गर्मी या दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने जो विरासत मिली थी उसकी शक्ति ने उसे सुरक्षित रखा था। आर्यन नलिनी की इस ज्वाला का सामना करते हुए बहुत बेपरवाह दिख रहा था। नलिनी को कुछ अजीब लगा। जब वो उसकी स्वर्गीय ज्वाला से घिरा हुआ था तो आर्यन ने कोई आवाज क्यों नहीं की? वो जानती थी कि उसकी आग कितनी शक्तिशाली है। सामान्य लोग इस सुनहरी कैद में टिक नहीं सकते हैं। उसने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन आर्यन की ओर से एक भी दर्द की चीख सुनाई नहीं पड़ी। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर नलिनी ने अपनी स्वर्गीय स्वर्ण ज्वाला को वापस खींच लिया। जैसे ही ज्वाला हटी, नलिनी ने देखा कि आर्यन हवा में आलस्य से लेटा हुआ था। उसने एक हाथ से अपने सिर को सहारा दिया हुआ था। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही शक्ति है? आर्यन ने उबासी ली। वो मानो नलिनी को चिढ़ा रहा था। ये देखकर नलिनी के मन की आग और भी भड़क गई। उसकी सुनहरी ज्वाला की आभा पहले से भी अधिक प्रबल हो गई और उसके चारों ओर एक उग्र तूफान उठने लगा। अब वो अपनी शक्ति को नहीं रोक रही थी। इस बार वो उस व्यक्ति से लड़ने में अधिक गंभीर होगी जिसने उसे कम आंकने की हिम्मत की थी। उसने अपना हाथ वहराया और एक विशाल स्वर्गीय स्वर्ण ज्वाला आर्यन की ओर बढ़ी। वो आग की लहरों जैसी थी जो आर्यन को निगलने के लिए तैयार थी। अब नलिनी को आर्यन के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। वो अपनी पूरी शक्ति दिखाने वाली थी। जब वो ज्वाला उसकी ओर बढ़ी तब भी आर्यन बहुत शांत दिखा। उसे पता था कि ये आग उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। नलिनी को एक अग्नि साधिका के रूप में देखकर आर्यन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उसे उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। वो सुनहरी आग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख करती जा रही थी। धड़ाम! ज्वाला आर्यन से टकराई और एक जोरदार विस्फोट हुआ। वो जंगल जो पहले पेड़ों से भरा था अब सुनहरी आग के सागर में बदल चुका था। आर्यन उस आग के सागर के बीच से प्रकट हुआ और फिर से नलिनी के सामने तैरने लगा। नलिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बकवास कैसे संभव है। नलिनी देवलोक से आई थी और उसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी थीं जो कल्पना से परे थीं, लेकिन ये पहली बार था जब उसने कुछ इतना बेतुका देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन उसकी स्वर्गीय ज्वाला के हमले के बाद भी कैसे बचा हुआ है। उसके शरीर पर जलने का एक भी निशान नहीं था और उसके कपड़े भी साबुत थे। तो तुम भी काफी शक्तिशाली निकले। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने आत्मविश्वासी हो। नलिनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि आर्यन वास्तव में मजबूत था। वो इस ग्रह का पहला साधक था जो इतने समय तक उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम रहा था। मैं बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं हूं, शायद आप ही बहुत कमजोर हैं। अब आर्यन का पलड़ा भारी था, इसलिए वो नलिनी को थोड़ा और चिढ़ाने लगा। नलिनी हर चीज में बहुत गंभीर रहने वाली महिला थी। उसने आर्यन की बातों को एक अपमान के रूप में लिया। उसके शरीर से अत्यंत शक्तिशाली प्रोफाउंड ऊर्जा निकली जिससे आकाश और धरती कांपने लगे। वो वास्तव में बहुत क्रोधित थी। उसकी आभा ने आसपास के वातावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया और उजाला देखते ही देखते अंधकार में बदलने लगा। नलिनी की उंगली की नोक पर एक छोटी कंचे जैसी स्वर्गीय ज्वाला प्रकट हुई। उसने अपनी उंगली ऊपर उठाई और वो छोटी आग देखते ही देखते बहुत विशाल हो गई। अब वो छोटी आग एक सूर्य के छोटे संस्करण में बदल चुकी थी। नीचे की जमीन ऊपर की ओर उठने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो छोटा सूर्य अपने आसपास के गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित कर रहा है। देखते हैं कि क्या तुम इस बार मेरे हमले को झेल पाते हो। गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा। नलिनी ने अपने ऊपर चमकते उस छोटे सूर्य को आर्यन की ओर फेंक दिया। अध्याय 327 चेहरे पर एक घाव। गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा की शक्ति अत्यंत भयानक थी। ओवरलॉर्ड रेल्म के शिखर स्तर पर रहने वाले साधारण साधकों को भी इस हमले की दीप्तिमान आभा मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते। वो गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा आर्यन की ओर बढ़ा। आर्यन एक बार फिर बहुत शांत दिखा, जबकि वो विशाल शक्ति उसकी ओर आ रही थी। धड़ाम! गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा आर्यन से टकराया। बूम! एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की शक्ति परमाणु बम से दर्जनों गुना अधिक थी।
इस धमाके ने एक बहुत शक्तिशाली भूकंप पैदा किया, जिसे पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता था। जब विस्फोट का असर कम हुआ तो ठीक उसी जगह पर एक विशाल गड्ढा बन गया था जहां आर्यन खड़ा था। इस गड्ढे का व्यास 100 किलोमीटर से अधिक होने का अनुमान था। हजारों किलोमीटर के जंगल और आसपास के पहाड़ पूरी तरह समतल हो चुके थे। इस हमले ने यहाँ के आधे जंगल को लगभग मिटा दिया था। इसकी विनाशकारी शक्ति इतनी अधिक थी कि ये एक पूरे देश को नष्ट कर सकती थी। नलिनी ने उस विशाल गड्ढे को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नलिनी ने खून की उल्टी की। ऐसा लग रहा था कि उसने गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा तकनीक का उपयोग करने के लिए खुद को बहुत अधिक धक्का दिया था। परिणाम ये हुआ कि उसका शरीर उस बोझ को सहन नहीं कर सका। नलिनी जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर की प्रोफाउंड ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। असहनीय दर्द के साथ साथ वो इस समय बहुत कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी। जो तुमने अभी किया, क्या वो कुछ ज्यादा नहीं था? नलिनी के पीछे से एक आवाज आई। नलिनी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और ये देखकर स्तब्ध रह गई कि आर्यन उस भयानक हमले के बाद भी जीवित था। इतना ही नहीं, वो पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा था और उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। तुम कैसे? नलिनी अपनी बात पूरी नहीं कर सकी और उसने फिर से खून की उल्टी की। गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा के उपयोग से उसके शरीर के पुराने घाव और भी बदतर होते जा रहे थे। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? आर्यन ने उस रहस्यमयी महिला की हालत पूछी। मुझे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, बस मुझे जल्दी से मार डालो। नलिनी ने हार मान ली थी। उसके पास अब लड़ने की ताकत नहीं थी। तुम्हें मार दूं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूं। आर्यन नलिनी के करीब पहुंचा। वो मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे को देखने के लिए उत्सुक था। नलिनी में कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी। वो केवल चुप रहकर यह स्वीकार कर सकती थी कि आर्यन उसके साथ क्या करेगा। आर्यन ने हाथ बढ़ाया और वो मुखौटा हटा दिया। उसने नलिनी की शारीरिक बनावट से अंदाजा लगाया था कि वो सुंदर होगी, लेकिन मुखौटा हटने के बाद उसने जो चेहरा देखा वो मीरा की सुंदरता के बिल्कुल बराबर था। पर अफसोस, उस सुंदर चेहरे पर एक घाव था जो काफी भयानक लग रहा था। इसी घाव ने नलिनी की सुंदरता को अधूरा बना दिया था। मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर तुम्हें निराशा नहीं हुई? नलिनी ने कड़वाहट के साथ कहा। यही कारण था कि वो अपना चेहरा छिपाती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई इस भयानक घाव को देखे। उसे अपने इस रूप से नफरत थी। नहीं, मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत सुंदर हो। आर्यन के लिए वो अभी भी उतनी ही खूबसूरत थी। नलिनी का चेहरा लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पुरुष उसकी सुंदरता की प्रशंसा करेगा, जबकि उसका चेहरा इतना डरावना दिख रहा था। तुम झूठे आदमी हो। तुम ईमानदारी से क्यों नहीं कहते कि मैं बदसूरत हूं? नलिनी ने लजाते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम वास्तव में सुंदर हो। आर्यन असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि नलिनी को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल था। उसकी बातों ने नलिनी के चेहरे को और भी लाल कर दिया। उसने आर्यन की आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि उसकी बातें सच्ची थीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सुंदर हूं? नलिनी ने पूछा। तुम खुद आईने में क्यों नहीं देखती और फिर बाहर की उन महिलाओं से तुलना क्यों नहीं करती जिनका चेहरा तुमसे भी बुरा है? आर्यन ने उसे समझाया कि उसे भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि उसे ऐसा चेहरा मिला है। नलिनी सोचने लगी। ये सच था कि दुनिया में बहुत सी ऐसी स्त्रियां थीं जो उससे भी अधिक दुखद स्थिति में थीं। उसे इस रूप के लिए भी आभारी होना चाहिए था। आर्यन की बातों ने उसका दिल छू लिया और अब उसने खुद से नफरत करना बंद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं है। नलिनी ने मुस्कुराते हुए आर्यन का आभार व्यक्त किया। इतने समय बाद आखिरकार वो फिर से मुस्कुरा सकी। वैसे तुम इस घाव को क्यों नहीं ठीक करती? तुम्हारे पास जितने संसाधन हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई ना कोई औषधि मिल ही गई होगी। आर्यन को ये अजीब लगा। ये कोई साधारण घाव नहीं है। इसे एक शक्तिशाली विरासत वाली आर्टिफैक्ट से बनाया गया था। साधारण दवाएं इसे ठीक नहीं कर सकती, नलिनी ने बताया। आर्यन समझ गया, पर उसने ये नहीं पूछा कि उसके साथ ये क्रूरता किसने की थी। मास्टर, क्या आपके पास अभी भी वो हेवनली ब्यूटी पिल नहीं है जो आपको फेरी गेट का स्तर बढ़ाने पर मिली थी? आप वो गोली इस महिला को क्यों नहीं देते? वो शायद मीरा से आपकी रक्षा करने में मदद कर सके। अवनी ने सुझाव दिया। शुरू से ही अवनी को नलिनी से कोई बुरी भावना नहीं महसूस हुई थी। वो सब बस एक गलतफहमी थी। आर्यन को याद आया कि उसके पास वो गोली है। उसने फेरी गेट स्टोरेज से वो सुनहरी गोली निकाली। जल्दी अपना मुंह खोलो, उसने आदेश दिया। तुम क्या चाहते हो? नलिनी को समझ नहीं आया। बस जल्दी करो, ये एक आदेश है। नलिनी ने आज्ञाकारी भाव से अपना छोटा सा मुंह खोला और आर्यन ने वो गोली नलिनी के मुंह में डाल दी। वो गोली सीधे नलिनी के पेट में चली गई। नलिनी बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसने वो गोली निगल ली जिसके बारे में उसे कोई सुराग नहीं था कि वो क्या थी। अध्याय 328। महारानी, तुमने अभी मुझे क्या दिया? नलिनी ने घबराते हुए आर्यन से पूछा कि उसने उसे अभी क्या खिलाया है। ही, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें क्या दिया है।
आर्यन नलिनी को देखकर धीरे से हंसा। आर्यन के मुस्कान देखकर नलिनी को कुछ अजीब लगा। उसे लगा कि शायद आर्यन ने उसे कोई जहर दिया है। नलिनी ने आर्यन को गलत समझा। उसे लगा कि आर्यन भी अन्य पुरुषों की तरह ही है, जबकि आर्यन का इरादा नेक था। हेवनली ब्यूटी पिल खाने के बाद नलिनी को महसूस हुआ कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है। उसके मन में आया कि शायद आर्यन ने उसे कोई कामोत्तेजक एफ्रोडीजियाक गोली दी है। ये सोचकर वो थोड़ा डर गई, परंतु वो गोली अपना काम करने लगी थी। उसने नलिनी की त्वचा की उन कोशिकाओं की मरम्मत शुरू कर दी जिन्हें ठीक करना कठिन था। चेहरे के घाव से हल्का धुआं निकलने लगा और वो घाव बहुत तेजी से सूखने लगा। जब घाव पूरी तरह सूख गया तो उसका निशान पपड़ी बनकर जमीन पर गिर गया। अब नलिनी का चेहरा अत्यंत सुंदर और कोमल दिख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई घाव नहीं था। इस समय वो इतनी दीप्तिमान और सुंदर लग रही थी जैसे कोई अत्यंत शालीन देवी हो। आर्यन उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। नलिनी ने तुरंत अपना हाथ चेहरे पर वहां लगाया जहां पुराना घाव था। वो ये जानकर हैरान रह गई कि उसकी त्वचा अब रेशम जैसी मुलायम थी। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक आईना निकाला। आईने में अपना चेहरा देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा न केवल ठीक हो गया था, बल्कि पहले से कहीं अधिक सुंदर दिख रहा था। अपनी सुंदरता वापस पाकर नलिनी इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नलिनी ने आर्यन का आभार माना। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने आर्यन को गलत समझा था। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। आर्यन ने वहां से जाने का फैसला किया क्योंकि वो नलिनी की सुंदरता के सामने खुद को और नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उस गोली का असर इतना जबरदस्त होगा। रुको, नलिनी जमीन से उठी। वो आर्यन को रोकना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर था। जैसे ही वो खड़ी हुई उसके पैर डगमगा गए। वो गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने पीछे से उसकी कमर को पकड़कर उसे सहारा दिया। दोनों की स्थिति काफी कामुक, एम्बिगुअस थी। आर्यन उसे किसी प्रेमी की तरह बाहों में भरे हुए था। नलिनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पुरुष उसे इस तरह पकड़ेगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे आर्यन की बाहों में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। नलिनी के शरीर से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। आर्यन उसके सुनहरे बालों की महक महसूस कर सकता था, जिससे उसकी उत्तेजना फिर से बढ़ने लगी। आर्यन का छोटा भाई जाग गया और उसने नलिनी के सुंदर नितंबों को छुआ। नलिनी को अपने पीछे कुछ सख्त महसूस हुआ। जिज्ञासावश उसने हाथ पीछे ले जाकर उस सख्त चीज को पकड़ लिया। उसके कोमल हाथों ने आर्यन के उस विशाल अंग को छुआ और उसे थोड़ा दबाया। आर्यन नलिनी के इस साहस से चकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी शालीन दिखने वाली देवी ऐसा कुछ करेगी। आर्यन के मुंह से आह निकल गई। पहले तो नलिनी उलझन में थी कि ये क्या है, लेकिन आर्यन की आवाज सुनकर उसे तुरंत समझ आ गया। उसने झटके से अपना हाथ हटा लिया। मुझे माफ कर दो, उसने शर्मिंदगी से कहा। उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो चुका था। कोई बात नहीं। आर्यन को थोड़ा अफसोस हुआ जब उसके कोमल हाथ वहां से हटे। इस घटना के बाद दोनों के बीच का माहौल थोड़ा अजीब, ऑकवर्ड हो गया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूं? नलिनी ने बातचीत शुरू की। मेरा नाम आर्यन है, तुम मुझे आर्यन कह सकती हो। तो तुम्हारा नाम आर्यन है? मैं नलिनी हूं। जब उसने आर्यन का नाम लिया तो उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि आर्यन को लगा जैसे वो पिघल जाएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या देवलोक की महिलाओं की आवाज इतनी ही कोमल होती है। आर्यन को लगा कि वो इस महिला के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, वरना उसकी सुंदरता और आवाज उसकी आत्मा को ही सोख लेगी। वो इतनी सुंदर थी कि आर्यन उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने मीरा को जाने दिया था, पर वो नलिनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। आर्यन ने नलिनी को गोद में उठाया और उसे उस होटल की ओर ले गया जहां उसने कमरा लिया था। नलिनी बहुत आज्ञाकारी लग रही थी। उसे भी लगा कि इस कमजोरी की हालत में अकेले रहना ठीक नहीं होगा। वो आर्यन की छाती से चिपक गई। मुझे बताओ, तुम मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हो, जबकि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? उसने पूछा। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे एक जानी पहचानी अनुभूति मिलती है, आर्यन ने कहा। बस यही? नलिनी को यकीन नहीं हुआ। एक और बात, तुम बहुत सुंदर हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी जैसी सुंदर देवी को पाना चाहता हूं। आर्यन ने अपना इरादा नहीं छिपाया। लगता है मैं गलत थी, तुम भी बाकी पुरुषों जैसे ही निकले, नलिनी ने शर्माते हुए कहा। मैं एक सामान्य पुरुष हूं, जाहिर है मुझे तुम्हारी जैसी सुंदरता पसंद आएगी। कम से कम तुम ईमानदार तो हो, ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है। नलिनी को लगा कि आर्यन उन पुरुषों से बेहतर है जो चालाकी से करीब आते हैं। क्या तुम जानते हो मैं एक विधवा महारानी हूं, इसलिए मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। नलिनी ने अपनी पहचान बताई। क्या? लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे भीतर कुमारी इन महसूस कर सकता हूं, फिर तुम महारानी कैसे हो सकती हो? आर्यन उलझन में था।
ये स्पष्ट था कि वो एक कुमारी थी, फिर उसने खुद को विधवा महारानी क्यों कहा? उसे लगा कि शायद नलिनी उसका मजाक उड़ा रही है। अध्याय 329 इटर्नल सन स्टार रेल्म। नलिनी ने अपना सिर हिलाया। मैंने एक राजा से शादी की थी जिसने इटर्नल सन स्टार रेल्म पर राज किया था। देवलोक में मुझे अक्सर सूर्य की साम्राज्ञी कहा जाता था। नलिनी ने आर्यन को बताया कि वो वास्तव में कौन थी। ये सुनते ही आर्यन तुरंत अपनी जगह पर रुक गया। उसने नलिनी की ओर अविश्वसनीय नजरों से देखा। तुम पश्चिमी देवलोक की 4 सबसे सुंदर महिलाओं में से एक हो। आर्यन को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बाहों में मौजूद महिला पश्चिमी देवलोक की उन 4 महान सुंदरियों में से एक है। नलिनी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं देवलोक की 4 सबसे सुंदर महिलाओं में से एक हूं। उसने इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया। लेकिन तुम यहां क्यों हो? तुम्हें तो इटर्नल सन स्टार रेम में होना चाहिए था। आर्यन ये जानना चाहता था कि नलिनी जैसा व्यक्तित्व पृथ्वी पर कैसे पहुंचा। कहानी थोड़ी लंबी है, क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? नलिनी को अपनी आप बीती साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। बिल्कुल, क्यों नहीं। आर्यन को उसकी कहानी सुनने में बहुत दिलचस्पी थी। इसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। मैं स्टार होली फ्लेम स्टार रेल्म से आई हूं, जो 7वें स्थान पर आने वाला एक शीर्ष स्तर का तारा है। उस समय मैं शाही परिवार की एक युवा राजकुमारी थी और सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देती थी। इसलिए बहुत कम लोग जानते थे कि मैं इतनी सुंदर हूं। उसने बताया कि अतीत में वो आज की तरह प्रसिद्ध नहीं थी। मेरा परिवार होली फ्लेम स्टार रेल्म का शासक है। उस समय मेरा परिवार एक बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा था। हम विनाश के कगार पर थे और संभावना थी कि हमें मध्य श्रेणी के तारे के रूप में नीचे गिरा दिया जाएगा। जब हम एक हताश स्थिति में थे, तब एक आदमी हमारे यहाँ आया। उसने अचानक हमारी मदद की और बिना कुछ बदले में मांगे हमें उस संकट से बाहर निकाला। क्या वो आदमी इटर्नल सन स्टार रेल्म का अधिपति राजा था? आर्यन ने पूछा। नलिनी ने सिर हिलाया। हाँ, वो आदमी इटर्नल सन स्टार रेल्म का शाश्वत शासक राजा है। उसका नाम सूर्यकांत है। वो पश्चिमी देवलोक के 3 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। उसने आर्यन को बताया कि सूर्यकांत बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। जब मेरे पिता को पता चला कि वो आदमी इटर्नल सन स्टार रेल्म का स्वामी राजा है, तो उन्होंने मेरी शादी उससे करने का फैसला किया। पश्चिमी क्षेत्र के किसी शासक से शादी करना एक बड़ा सौभाग्य माना जाता था। उस समय मैं मना नहीं कर सकती थी। मैं केवल अपने पिता के आदेशों का पालन कर सकती थी। फिर आगे क्या हुआ? आर्यन आगे की कहानी जानने को उत्सुक था। जाहिर है, मैंने सूर्यकांत से शादी की, जिसके बाद मुझे मुख्य साम्राज्ञी के रूप में अपनाया गया। उस समय सूर्यकांत मेरे प्रति बहुत दयालु था। उसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी, यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे संसाधन भी दिए गए। उन संसाधनों का उपयोग करके कुछ हजार वर्षों के भीतर मैं साधना के शिखर तक पहुंच सकी। क्या उस आदमी ने हजारों सालों तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? आर्यन को इस बात की जिज्ञासा हुई। नलिनी ने सिर हिलाया। शादी के बाद उसने और मैंने कभी एक बिस्तर साझा नहीं किया, यहाँ तक कि उसे छूना भी केवल कुछ ही बार हुआ होगा। पहले मैं इसे लेकर चिंतित थी, लेकिन सूर्यकांत की दयालुता के कारण धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। उन दोनों के बीच कभी सामान्य पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहा। आर्यन को लगा कि शायद सूर्यकांत नपुंसक था, वरना वो नलिनी जैसी सुंदर देवी को कैसे नहीं छूता। सूर्यकांत की ईमानदारी और दयालुता के कारण मैं वास्तव में उस पर विश्वास करने लगी थी, जब तक कि एक दिन उसने मुझसे कुछ मांगा। वो तुमसे क्या चाहता था? आर्यन कहानी में और भी गहराई से जुड़ गया। सूर्यकांत चाहता था कि मैं उसे अपने परिवार के खजाना कक्ष में ले जाऊं। उस समय मुझे बिल्कुल संदेह नहीं हुआ और मैं उसे वहां ले गई। मेरे परिवार में केवल कुछ ही लोगों को वहां जाने की अनुमति है और मेरे पास वहां प्रवेश करने का विशेष अधिकार था। अंदर ले जाने के बाद सूर्यकांत ने अचानक मुझ पर पीछे से हमला कर दिया। मैं इस धोखे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उस हमले से गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने तुम पर हमला क्यों किया? तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा था। नलिनी ने आह भरी। तभी मुझे सूर्यकांत की असलियत पता चली। शुरू से ही वो केवल मेरे परिवार के कीमती खजाने को चुराना चाहता था। वो कौन सा कीमती खजाना था? वो हेवनली यूनिकॉर्न का सींग है। देवलोक में ये अत्यंत दुर्लभ खजाना है और केवल मेरा परिवार ही इसका मालिक है। वो सींग का क्या करना चाहता था? आर्यन को इसके उपयोग के बारे में पता नहीं था। यूनिकॉर्न का सींग अमरता की गोली बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्रियों में से एक है, जो आपको हमेशा के लिए जीवित रख सकती है। तो सूर्यकांत ने केवल उसे चुराने के लिए तुम पर हमला किया? हाँ, शुरू से ही उसकी नज़र उसी चीज पर थी। सब कुछ सूर्यकांत द्वारा नियोजित यानी प्लान्ड था। मेरे परिवार के संकट से लेकर मेरी शादी तक सब कुछ उसी की योजना थी।
अपना मकसद पूरा होने के बाद उसने मुझे फेंक दिया। उसने मेरी साधना स्तर को अपंग कर दिया। इतना ही नहीं, उसी ने मेरे चेहरे पर ये घाव भी बनाए थे। इसके बाद उसने मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके दूर फेंक दिया और जब मुझे होश आया मैं इस जगह पर थी। नलिनी ने अपनी कहानी पूरी की। तो इस कारण से तुम इस ग्रह पर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सूर्यकांत जैसा बड़ा राजा इतना जघन्य काम करेगा। आर्यन स्तब्ध रह गया। सूर्यकांत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वो पश्चिमी देवलोक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता है। वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करेगा, भले ही इसके लिए अरबों लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। नलिनी अब उसकी असलियत जान चुकी थी। अध्याय 330। आज रात तुम सोफे पर सोओगे। ये सब जानने के बाद क्या तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो? नलिनी ने पूछा कि क्या ये जानने के बाद भी आर्यन उसके साथ रहना चाहता है कि वो एक पूर्व राजमाता थी जिसे निर्वासित कर दिया गया था। मैं तुम्हारे जैसे सुंदर देवी को कैसे मना कर सकता हूं? मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम एक पूर्व राजमाता हो। मेरे लिए तुम बस एक बहुत ही सुंदर महिला हो। आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने पास आई ऐसी सुंदरता को भला कैसे ठुकरा सकता था? तुम सुंदर महिलाओं से बहुत आसानी से धोखा खा जाते हो। एक दिन तुम्हारी जान किसी सुंदर महिला के दामन के नीचे ही जाएगी। नलिनी ने आर्यन को चेतावनी दी। ही, मुझे तुम्हारे जैसी सुंदर महिला के दामन में फंसने में कोई आपत्ति नहीं है। आर्यन ने नलिनी को छेड़ा। नलिनी का चेहरा हल्का लाल होने लगा। आर्यन की बातें बहुत प्यारी थीं और मन ही मन वो बहुत खुश महसूस कर रही थी। वैसे तुम्हें देवलोक में मौजूद 4 सुंदरियों के बारे में कैसे पता? क्या तुम भी देवलोक से हो? नलिनी ने पूछा। नहीं, मैं बचपन से इसी ग्रह पर रहा हूं। बस मेरे मास्टर जिन्होंने मुझे सिखाया था वे देवलोक से आए थे। उन्होंने ही मुझे प्रशिक्षित किया है ताकि मैं ऐसा बन सकूं। आर्यन ने नलिनी को बताया कि वो देवलोक से नहीं है। तुम्हारे मास्टर का क्या नाम है? आर्यन ने बताया, उनका नाम गुरु वसंत है। तो तुम गुरु वसंत की शिष्य हो? नलिनी वास्तव में गुरु वसंत को जानती थीं। क्या आप मेरे मास्टर को जानती हैं? आर्यन को लगा कि नलिनी उनके नाम से परिचित है। बिल्कुल, मैं उन्हें जानती हूं। वे इटर्नल सनस्टार रेल्म में एक बुजुर्ग से लड़ने आए थे। नलिनी को गुरु वसंत के बारे में पता था कि वे वहां किसी से मुकाबला करने आए थे। मेरे मास्टर का इटर्नल सनस्टार रेल्म के किसी व्यक्ति से लड़ने का क्या कारण था? आर्यन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं इस बारे में थोड़ा अनजान हूं। ऐसा लगता है कि इसमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी शामिल थी। नलिनी को इस मामले के बारे में बहुत स्पष्ट पता नहीं था, सिवाय इसके कि ये निजी रंजिश थी। आर्यन को अभी पता चला कि गुरु वसंत की इटर्नल सनस्टार रेल्म के किसी व्यक्ति से दुश्मनी थी। यह स्वाभाविक था कि गुरु वसंत ने आर्यन को वहां के लोगों से दूर रहने के लिए कहा था। यही असली कारण था। ठीक है, चलो चलते हैं। आर्यन ने नलिनी को उस 5 स्टार होटल में ले गया जहां उसने कमरा लिया था। क्या तुम इस इमारत में रहती हो? नलिनी ने पूछा। ये वो होटल है जहां मैं कुछ समय के लिए रुका हूं। मेरा घर यहां से दूर दूसरे शहर में है, आर्यन ने उसे बताया। वहां मेरी महिलाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। आर्यन ने नलिनी को पहले ही बता दिया। नलिनी को इससे बिल्कुल आपत्ति नहीं थी। वो पुरुषों को कई पत्नियां या उपपत्नियां रखते हुए देखने की आदी थी। उसके राजसी पिता की हजारों उपपत्नियां थीं, इसलिए आर्यन की महिलाओं के बारे में सुनकर उसे अजीब नहीं लगा। आर्यन नलिनी को उस वीआईपी कमरे में ले गया जहां ऐश्वर्या और माधुरी थीं। वो खिड़की के रास्ते से अंदर आया। ऐश्वर्या और माधुरी किसी विषय पर चर्चा कर रही थीं। वे आर्यन के बारे में ही बात कर रही थीं। माधुरी ने ऐश्वर्या को अपने और आर्यन के बारे में सब बता दिया था। ऐश्वर्या ये जानकर काफी हैरान थी कि आर्यन और माधुरी साधक हैं। उसे लगा था कि ऐसी चीजें केवल कहानियों में होती हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, हवा का एक झोंका आया और उन्होंने मुड़कर देखा कि आर्यन वापस आ गया है। माधुरी और ऐश्वर्या ने देखा कि उसकी बाहों में सुनहरे कपड़ों और सुनहरे बालों वाली एक महिला थी। हा, जैसा कि मेरे पति से उम्मीद थी, आप केवल कुछ घंटों के लिए बाहर गए और एक नई सुंदरी को वापस ले आए। माधुरी ने आर्यन को देखकर मजाक किया। तुम परपीड़क आदमी, तुम वास्तव में सभी महिलाओं के प्राकृतिक दुश्मन हो। ऐश्वर्या असंतुष्ट दिखी जब उसने आर्यन को एक और महिला के साथ देखा। नलिनी आर्यन की बाहों से नीचे उतरी और उसने माधुरी और ऐश्वर्या की ओर देखा। वे दोनों नलिनी का रूप देखकर दंग रह गईं। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था और वो एक बहुत ही शालीन और सुरुचिपूर्ण आभा बिखेर रही थी। उसकी सुंदरता एक अलग ही स्तर पर थी। यहां तक कि माधुरी और ऐश्वर्या भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गईं। पति, आपको ऐसी सुंदरी कहाँ मिली? माधुरी ने तुरंत पूछा। उसने पहले कभी इतनी सुंदर महिला नहीं देखी थी, यहां तक कि इसकी सुंदरता मीनल का आकर्षण से मैच कर सकती थी। नमस्ते, मेरा नाम नलिनी है। मैं होली फ्लेम स्टार रेल्म से हूं और वर्तमान में कुनलुन की पवित्र भूमि में रहती हूं। होली फ्लेम स्टार रेल्म? वो कहाँ है? वे दोनों समझ नहीं पाईं। वो बहुत दूर की जगह है, मुझे भी नहीं पता कहाँ है। आर्यन ने बात संभाली। ओह, वे मान गई। वे थोड़ी थकी हुई लग रही हैं, क्या वो ठीक हैं? माधुरी ने उनकी थकान भांप ली।
मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, बस अपनी शक्ति वापस पाने के लिए थोड़े आराम की ज़रूरत है। नलिनी उनकी देखभाल देखकर भावुक हो गई। अब रात हो गई है, चलो साथ में सोते हैं। अंधेरा हो रहा था, इसलिए आर्यन ने सबको सोने के लिए इनवाइट किया। आज रात तुम सोफे पर सोओगे, ऐश्वर्या ने आर्यन को आदेश दिया। लेकिन मैं चाहता हूं। आर्यन वास्तव में उन तीनों के साथ सोना चाहता था। कोई लेकिन नहीं, तुम्हें सोफे पर ही सोना होगा, ऐश्वर्या ने जोर दिया। आखिर आर्यन एक नई सुंदरी जो ले आया था, जिससे ऐश्वर्या का मूड थोड़ा खराब हो गया था। बहन नलिनी, बहन माधुरी, चलिए हम सोते हैं। ऐश्वर्या ने उन दोनों को बिस्तर पर सोने के लिए बुलाया और आर्यन को सोफे की ओर इशारा कर दिया। अध्याय 331 ऐश्वर्या और नलिनी के लिए एक बिना नींद वाली रात। आर्यन बहुत असहाय था, भले ही आज रात वो उन तीनों सुंदरियों के साथ सोना चाहता था। अचानक आर्यन के दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसकी योजना ये थी कि वो चुपके से उन तीनों सुंदरियों के बिस्तर पर पहुंच जाए। जैसे ही वे तीनों सो जाएंगी, आर्यन का इरादा उनके बिस्तर पर रेंग कर उनके साथ सोने का था। आर्यन को लगा कि ऐसा करने में ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले आर्यन सोफे पर गया। उसने ऐसा नाटक किया जैसे वो वहीं सोना चाहता हो। ऐश्वर्या ने पीछे मुड़कर देखा। वो ये देखकर हैरान थी कि आर्यन इतना आज्ञाकारी बन गया है। आर्यन का इस तरह व्यवहार करना असामान्य था। ऐश्वर्या को लगा कि कुछ तो अजीब है। उसे महसूस हुआ कि आर्यन कुछ शरारत करने का इरादा रखता है। आर्यन ने सोफे को बिस्तर की तरह व्यवस्थित करना शुरू किया। यहाँ का सोफा बहुत अच्छा था। इसे एक मध्यम आकार के बिस्तर में बदला जा सकता था, जिस पर कम से कम 3 से 4 वयस्क आराम से आ सकते थे। आर्यन लेट गया और सही समय का इंतजार करने लगा। अपनी योजना को अंजाम देने से पहले उसे ऐश्वर्या के सोने का इंतजार करना था। आर्यन उस चोर की तरह बनने के लिए बेताब था जो चुपके से सुंदरियों के बिस्तर पर चढ़ जाता है। लाइट बंद करने के बाद ऐश्वर्या, माधुरी और नलिनी बिस्तर पर लेट गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और सो गईं। 15 मिनट बाद ऐसा लगा कि ऐश्वर्या और नलिनी सो चुकी हैं। ये आर्यन के लिए उन तीनों के बिस्तर पर खिसकने का सही समय था। लेकिन जैसे ही आर्यन उठने वाला था, एक महिला ने उसके शरीर को दबा दिया। पति, क्या आप वो करना चाहते हैं? माधुरी आर्यन के शरीर के ऊपर बैठी थी। उसने पूछा कि क्या वो उसके साथ कुछ मजेदार करना चाहता है। आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी कि माधुरी खुद उसके सोफे पर चुपके से आ जाएगी। ये देखकर कि माधुरी उसकी इच्छा को जानती है, वो काफी खुश हुआ। माधुरी, तुम मेरी सबसे समझदार पत्नी हो। आर्यन ने माधुरी को गले लगाया और उसके होंठों को चूम लिया। दोनों ने जोश के साथ एक दूसरे को चूमना शुरू कर दिया। बार बार चूमने के बाद माधुरी की चूमने की तकनीक अब बहुत अनुभवी हो चुकी थी। अब वो जानती थी कि आर्यन को कैसे खुश करना है। आर्यन और माधुरी लगभग 10 मिनट तक चूमते रहे। 10 मिनट बाद माधुरी रुकी। आर्यन को चूमने से मिले आनंद के कारण उसकी सांसें फूल रही थीं। अपने शरीर के निचले हिस्से में माधुरी ने महसूस किया कि वो बहुत भीली हो चुकी है। इस चुंबन ने उसे बहुत उत्तेजित कर दिया था। माधुरी ने आर्यन की पैंट नीचे खींचने में मदद की। उसने सावधानी के तौर पर आर्यन के सारे कपड़े नहीं उतारे। माधुरी ने अपना बॉल गाउन नीचे खिसकाया, जिससे उसके 2 बड़े खरगोश आर्यन की आंखों के ठीक सामने आ गए। ये देखकर आर्यन ने जल्दी से उन कोमल चीजों को अपनी हथेलियों में भींच लिया। आह! माधुरी धीरे से कराहने लगी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऐश्वर्या और नलिनी उसकी आवाज सुने। माधुरी भी हरकत में आ गई। उसने आर्यन के छोटे भाई को अपने हाथ में पकड़ लिया। पति, यहां ये थोड़ा चिपचिपा लग रहा है। क्या आपने अभी अभी बहन नलिनी के साथ कुछ किया है? जब माधुरी ने उसे पकड़ा तो उसे महसूस हुआ कि ये थोड़ा चिपचिपा है। माधुरी इस मामले में कुंवारी नहीं थी। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ये चीज़ किस वजह से चिपचिपी होती है। मैंने नलिनी के साथ कुछ नहीं किया। इससे पहले मेरी मुलाकात एक ऐसी सुंदर देवी से हुई थी जो नलिनी से कम नहीं थी। मैंने उसे अपने मुंह से मेरी सेवा करने के लिए मजबूर किया। आर्यन ने माधुरी को बताया कि उसने मीरा जैसी सुंदरी को अपनी सेवा के लिए मजबूर किया। ये तुम्हारे सामान्य स्वभाव जैसा नहीं है। माधुरी आर्यन को अच्छे से जानती थी। उसे यकीन नहीं था कि आर्यन किसी महिला को ऐसा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सुंदर देवी मुझे मारना चाहती थी। भले ही मैंने दया दिखाते हुए उसकी मदद की थी, लेकिन वो बदले में मुझे ही मारना चाहती थी। मीरा को याद कर आर्यन थोड़ा असंतुष्ट था। अच्छा, तो ऐसी बात है। माधुरी अब समझ गई थी। तो फिर चलिए दोहरी साधना शुरू करते हैं। वो अब और इंतजार नहीं कर सकती थी।
वो तुरंत आर्यन के उस विशाल अंग को अपनी शहद की गुफा में लेना चाहती थी, जो बहुत असहज महसूस कर रही थी। माधुरी फिर से आर्यन के ऊपर चढ़ गई और उसने उसे अपनी गुफा की ओर निशाना बनाया। उसने जानबूझकर अपने कपड़े नहीं उतारे, वो कपड़ों में ही संबंध बनाने का अनुभव लेना चाहती थी। उसने अपने अंतःवस्त्र को एक तरफ खिसकाया और नीचे की ओर झुकना शुरू कर दिया। माधुरी पहले से ही बहुत गीली थी, इसलिए किसी वार्म अप की जरूरत नहीं थी। आर्यन का विशाल अंग माधुरी की शहद की गुफा द्वारा निगला जाने लगा। आह! माधुरी ने अपनी आवाज रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आवाज निकल ही गई। आर्यन का अंग बहुत बड़ा था, जिससे माधुरी उस सुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो और अधिक आनंद चाहती थी, इसलिए उसने अपने कूल्हों को हिलाना शुरू कर दिया। माधुरी ने बहुत ही मोहक तरीके से अपने कूल्हों को घड़ी की दिशा में घुमाना शुरू कर दिया। ये हलचल बहुत तीव्र थी। आर्यन ने भी उस गुफा के स्वाद का आनंद लेना शुरू कर दिया। माधुरी की चालें वाकई लाजवाब थीं। पति आपका ये कमाल का है, ये मुझे पूरा भर देता है, मुझे ये बहुत पसंद है। माधुरी अब अपनी आवाज नहीं रोक रही थी, वो पूरी तरह से सुख में डूब गई थी। आर्यन, तुम भी वास्तव में महान हो। तुम्हारी छोटी शहद की गुफा मुझे बहुत कसकर पकड़ रही है। आर्यन को भी बहुत सुखद एहसास हो रहा था। दोनों अब खुद को नहीं रोक रहे थे, वे अपनी वासना में डूब गए थे। वे ऐश्वर्या और नलिनी को भूल गए थे, जो उनसे कुछ ही दूर थीं। आर्यन और माधुरी को लगा जैसे ये उनकी अपनी ही दुनिया थी। ऐश्वर्या इस समय जाग रही थी, वो माधुरी की सिसकियां सुन रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि माधुरी इतनी साहसी होगी। उसने देखा कि माधुरी वास्तव में उससे कुछ ही मीटर दूर आर्यन के साथ प्रेम कर रही थी। उसने देखा कि माधुरी आर्यन के शरीर पर ऊपर नीचे हो रही है। ऐश्वर्या मूर्ख नहीं थी, वो जानती थी कि वे क्या कर रहे हैं। सोफे के पिछले हिस्से के कारण वो सब कुछ साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो माधुरी की कराहें सुन सकती थी। बिना महसूस किए उसका शरीर भी गर्म होने लगा और उसे अपने गुप्त बगीचे से कुछ रिश्ता हुआ महसूस हुआ। सिर्फ सुनकर ही वो अत्यंत उत्तेजित हो गई थी। तुम बड़े परपीड़क हो। अपने मन में ऐश्वर्या ने आर्यन को कोसा। उसने अपने कान ढकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसके पास ही नलिनी भी जाग रही थी। वो आर्यन और माधुरी की बातें सुन रही थी। जब उसने उन दोनों की अश्लील बातें सुनी तो वो काफी शर्मिंदा हुई। इसके अलावा उसने कुछ बहुत असाधारण सुना कि आर्यन ने मीरा के साथ कुछ किया था। नलिनी अच्छी तरह जानती थी कि मीरा का चरित्र कैसा है। वो पत्थर दिल देवी किसी भी पुरुष को अपने पास नहीं आने देती थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि आर्यन ने उसे मुंह से सेवा करने पर मजबूर किया। नलिनी को भी असहज महसूस होने लगा। उसका शरीर गर्म होने लगा और उसका निचला हिस्सा थोड़ा गीला हो गया। ये रात निश्चित रूप से ऐश्वर्या और नलिनी के लिए बिना नींद वाली रात होगी। अध्याय 332 विज्ञापन वीडियो बनाना। अगली सुबह आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि बाहर उजाला हो चुका था। आर्यन तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने बगल में देखा कि माधुरी अभी भी सो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कल रात आर्यन के साथ की गई गहन कसरत के बाद माधुरी अभी भी थकी हुई थी। आर्यन उन मजेदार पलों को याद करने लगा जो उसने कल रात माधुरी के साथ बिताए थे। कल रात माधुरी बहुत उग्र थी और उसकी सेवा ने आर्यन को बहुत खुश कर दिया था। माधुरी आर्यन के साथ दोहरी साधना करते समय बहुत उत्साहित थी, क्योंकि काफी समय बाद उसे आर्यन के साथ अकेले रहने का मौका मिला था। नतीजा ये हुआ कि माधुरी अपना शरीर हिला तक नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। पत्नी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। आर्यन ने माधुरी को जगाने की कोशिश की। पति, मैं अभी भी थकी हूं, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। माधुरी जागना नहीं चाहती थी, वो अभी थोड़ा और सोना चाहती थी। आर्यन ने माधुरी को आराम करने दिया। उसने ऐश्वर्या और नलिनी की ओर देखा। ऐश्वर्या इस समय अभी भी सो रही थी। कल रात ऐश्वर्या ज्यादातर रात जागती रही थी। वो आखिरकार आर्यन और माधुरी के दोहरी साधना सत्र समाप्त होने के बाद ही सो पाई थी। नलिनी इस समय बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी शक्ति वापस पाने की कोशिश कर रही है। आर्यन ने ऐश्वर्या और नलिनी को परेशान न करने का फैसला किया। डिंग! किसी ने अंदर आने के लिए दरवाजे की घंटी बजाई। आर्यन ने तुरंत देखा कि बाहर कौन है। जब आर्यन ने दरवाजा खोला तो उसने एक महिला कर्मचारी को देखा जो भोजन से भरी एक ट्रॉली लेकर आई थी। श्रीमान सुंदर, मैं आपका भोजन देने आई हूं। वो महिला कर्मचारी आर्यन के अच्छे लुक्स को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात आर्यन जैसे सुंदर व्यक्ति से होगी। आर्यन ने ट्रॉली स्वीकार की। धन्यवाद। आर्यन ने उस वेटर को धन्यवाद दिया जिसने भोजन पहुंचाया था। वो महिला कर्मचारी काफी खुश हुई जब आर्यन ने उसे धन्यवाद दिया।
आर्यन भोजन से भरी ट्रॉली वापस कमरे में ले आया। जब आर्यन वापस आया तो माधुरी, ऐश्वर्या और नलिनी जाग चुकी थीं। दरवाजे की तेज आवाज ने तीनों सुंदरियों को जगा दिया था। आर्यन और तीनों सुंदरियों ने जल्दी नाश्ता किया। नाश्ता खत्म करने के बाद आर्यन को विज्ञापनों पर चर्चा करने के लिए अग्निहोत्री ग्रुप जाना था। माधुरी ने अग्निहोत्री ग्रुप न जाने का फैसला किया। उसने नलिनी के साथ यहीं रुकने का मन बनाया। माधुरी अभी भी उस गहन व्यायाम के कारण थकान महसूस कर रही थी जो उसने आर्यन के साथ किया था। चूंकि माधुरी साथ नहीं आ रही थी, आर्यन और ऐश्वर्या ने तुरंत अग्निहोत्री ग्रुप जाने का फैसला किया। आर्यन सीधे अग्निहोत्री ग्रुप की ओर गया। रास्ते में ऐश्वर्या ने कई बार उबासी ली। नींद की कमी के कारण वो अभी भी थकी हुई लग रही थी। तुम अभी भी नींद में लग रही हो? क्या तुम कल रात ठीक से नहीं सो पाई थी? आर्यन ने पूछा कि क्या ऐश्वर्या कल रात ठीक से नहीं सो पाई थी। ये किसकी गलती है कि मैं ठीक से नहीं सो पाई? ऐश्वर्या वास्तव में आर्यन पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने ये नहीं कहा। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन को पता चले कि उसने वो सब सुना और देखा है जो आर्यन और माधुरी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ी नींद आ रही है। ऐश्वर्या ने बहाना ढूंढा ताकि आर्यन को उस पर शक न हो। आर्यन ने ऐश्वर्या की बात पर सिर हिलाया। आर्यन कार को अग्निहोत्री ग्रुप की इमारत की ओर चलाना जारी रखा। कुछ समय बाद आर्यन अग्निहोत्री ग्रुप के मुख्यालय के सामने पहुंचा। चलो अंदर चलते हैं। ऐश्वर्या ने आर्यन को इमारत के अंदर आमंत्रित किया। आर्यन ने सिर हिलाया। वो ऐश्वर्या के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा। आर्यन और ऐश्वर्या ने तुरंत फाल्गुनी को ढूंढा। आर्यन के लिए फाल्गुनी का पता लगाना मुश्किल नहीं था। इस समय फाल्गुनी शूटिंग रूम में थी। आर्यन ने ऐश्वर्या को उस शूटिंग रूम में चलने को कहा जहां फाल्गुनी थी। जब आर्यन फिल्मिंग रूम में पहुंचा तो फाल्गुनी तुरंत आर्यन की ओर दौड़ी। तुम दोनों थोड़ा देर से आए, फाल्गुनी ने आर्यन और ऐश्वर्या से शिकायत की। हमें माफ कर दो। ऐश्वर्या ने मूल समय से थोड़ा देर होने के लिए फाल्गुनी से माफी मांगी। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। फाल्गुनी ने आर्यन और ऐश्वर्या की देरी को माफ कर दिया। ओह हाँ आर्यन, कल रात तुम लोग इतनी जल्दी क्यों चले गए? कल रात फाल्गुनी ने आर्यन को ढूंढा था। वो काफी निराश थी कि उसे आर्यन नहीं मिला। कल रात हमें कुछ जरूरी काम था, इसलिए हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ा। आर्यन ने फाल्गुनी के सवाल का जवाब देने के लिए एक बहाना ढूंढा। अच्छा ऐसा है। आर्यन का जवाब मिलने के बाद फाल्गुनी ने और भी राहत महसूस की। उसने सोचा था कि कल रात आर्यन इसलिए चला गया क्योंकि वो उसके दादाजी के जन्मदिन की पार्टी में असहज महसूस कर रहा था। चलो तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन वीडियो बनाना शुरू करते हैं। फाल्गुनी को आर्यन के प्रोडक्ट की शूटिंग करते समय बहुत उत्साहित लग रही थी। ऐश्वर्या ने सिर हिलाया। आर्यन, ऐश्वर्या और फाल्गुनी ने वीडियो विज्ञापन के कॉन्सेप्ट पर चर्चा शुरू की। उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए एक स्लोगन यानी नारा भी बनाना था। काफी लंबी चर्चा के बाद आखिरकार वीडियो विज्ञापन का कॉन्सेप्ट सफलतापूर्वक तैयार हो गया। ऐश्वर्या ने अप्सरा कंपनी के प्रोडक्ट निकालने शुरू किए। उसने उन्हें फाल्गुनी को सौंप दिए। फाल्गुनी ने ऐश्वर्या से अप्सरा कंपनी के प्रोडक्ट प्राप्त किए, जिसके बाद वो वीडियो विज्ञापन शूट करने के लिए कैमरे के सामने गई। फाल्गुनी ने बहुत कुशलता से आर्यन की कंपनी के प्रोडक्ट का विज्ञापन करना शुरू किया। फाल्गुनी का वीडियो लिए जाने के बाद अब एडिटिंग और फिनिशिंग की प्रक्रिया का समय था। ये अग्निहोत्री ग्रुप के प्रोफेशनल एडिटर्स द्वारा किया जाना था। एडिटिंग और रिफाइनिंग खत्म होने के बाद परिणाम देखने का समय था। स्क्रीन के सामने आर्यन, ऐश्वर्या और फाल्गुनी ने वीडियो का परिणाम देखा। फाल्गुनी द्वारा निभाया गया विज्ञापन वीडियो बहुत ही शानदार था। फाल्गुनी के चुनाव में कोई गलती नहीं थी। आर्यन और ऐश्वर्या इस वीडियो विज्ञापन के परिणामों से बहुत संतुष्ट थे। अब बस इस विज्ञापन वीडियो को सबमिट करना बाकी था ताकि इसे दुनिया के सभी लोग देख सकें। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया था। अब आर्यन ऐश्वर्या के साथ कहीं घूमने जा सकता था या बचे हुए दिनों का आनंद लेने के लिए होटल लौट सकता था। आर्यन और ऐश्वर्या के पास राजधानी में रुकने के लिए अभी भी कुछ दिन बाकी थे। इस व्यावसायिक कार्यक्रम का शेड्यूल 3 दिनों का था, इसलिए बिताने के लिए अभी भी 2 दिन बचे हुए थे। आर्यन और ऐश्वर्या जहां चाहें वहां जा सकते थे। ऐश्वर्या, क्या तुम इस शहर के पर्यटन स्थलों की यात्रा पर जाना चाहती हो? आर्यन ने ऐश्वर्या से पूछा। नहीं, चलो बस होटल वापस चलते हैं, मुझे आराम करना है। ऐश्वर्या होटल वापस जाना चाहती थी। वो अभी भी नींद की कमी के कारण थकान महसूस कर रही थी। ठीक है। आर्यन के पास ऐश्वर्या के साथ वापस होटल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आर्यन की वापसी यात्रा के दौरान उसे फाल्गुनी का कॉल आया। फाल्गुनी आर्यन को टहलने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। पहले तो आर्यन इसे निराकृत करना चाहता था, लेकिन फाल्गुनी ने उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। आखिरकार आर्यन ने फाल्गुनी के साथ जाने का वादा किया। आर्यन ने ऐश्वर्या को उस 5 स्टार होटल के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। अध्याय 333 ललित को फिर से शर्मिंदा करना। ऐश्वर्या, मुझे कहीं जाना है। आर्यन ने ऐश्वर्या को बताया कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है। ये तुम्हारी मर्जी है।
ऐश्वर्या को आर्यन के काम से वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस जल्द से जल्द होटल के कमरे में पहुंचकर नरम गद्दे पर सो जाना चाहती थी। ऐश्वर्या 5 स्टार होटल के अंदर चली गई। जैसे ही ऐश्वर्या आर्यन की नज़रों से ओझल हुई, वो तुरंत फाल्गुनी से मिलने के लिए निकल पड़ा। आर्यन को एक बार फिर अग्निहोत्री ग्रुप के मुख्यालय जाना पड़ा। जब आर्यन अग्निहोत्री ग्रुप की इमारत के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि फाल्गुनी पहले से ही प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। फाल्गुनी ने खुद को पूरी तरह ढक रखा था। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए काला चश्मा और एक बीच हाट पहनी हुई थी। एक मशहूर सितारा होना आसान नहीं है। फाल्गुनी जहां कहीं भी जाना चाहती थी, उसे ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते थे, वरना उसके प्रशंसक उसे घेर लेते, और फाल्गुनी को ऐसी स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वर्तमान में फाल्गुनी के बगल में सफ़ेद कोट पहने और हाथ में फूलों का हार लिए एक आदमी खड़ा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ललित था, जिसे आर्यन ने कल रात दीनानाथ यानी फेंग लोओ की जन्मदिन की पार्टी से बाहर निकलवा गया था। अनुज बहन फाल्गुनी, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? ललित ने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ का हार आगे बढ़ाया और फाल्गुनी को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। मैं नहीं जाना चाहती, मेरा पहले से ही किसी के साथ मिलने का समय तय था। फाल्गुनी ने ललित का निमंत्रण ठुकरा दिया। तुम किसके साथ जाना चाहती हो? ये जानकर कि फाल्गुनी किसी और के साथ बाहर जा रही है, ललित बहुत अप्रसन्न दिखा। फाल्गुनी? आर्यन कार से बाहर निकला और फाल्गुनी के पास गया। ललित ने तुरंत अपना सिर घुमाया और आर्यन को अपनी ओर आते देखा। आर्यन को यहां देखकर ललित बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि इसी व्यक्ति के कारण कल रात उसे पार्टी से बाहर निकाला गया था। फाल्गुनी? फाल्गुनी आर्यन के पास गई और उसने अपना हाथ आर्यन की बाह में डाल लिया। आर्यन और फाल्गुनी जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे, प्रेमी लग रहे थे। फाल्गुनी को आर्यन के साथ इतना करीब देखकर ललित का गुस्सा और बढ़ गया। आर्यन, चलो यहां से। फाल्गुनी ने आर्यन को वहां से चलने के लिए कहा। वो ललित का चिड़चिड़ा चेहरा और ज्यादा देर नहीं देखना चाहती थी। चलो। आर्यन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए फाल्गुनी की कमर में हाथ डाला और उसे कार की ओर ले गया। आर्यन द्वारा कमर थामने पर फाल्गुनी थोड़ा शर्मा गई। रुको। ललित आर्यन और फाल्गुनी के सामने खड़ा हो गया। उसने उन्हें जाने से रोक दिया। ललित, तुमने हमें क्यों रोका? जब ललित ने उसे और आर्यन को रोका तो फाल्गुनी असंतुष्ट थी। तुम्हारा यहां से चले जाना ही बेहतर है। फाल्गुनी तुम्हारे जैसे लड़के के साथ नहीं जाना चाहती। आर्यन ने ललित की ही बातों का इस्तेमाल कर उसका मजाक उड़ाया। कमीने, तुम्हारी मुझे चिढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अपनी औकात समझ जाओगे। ललित ने आर्यन पर हमला करने की तैयारी की। ललित एक कमजोर व्यक्ति था। आर्यन को उससे निपटने के लिए अपनी बहुत कम शक्ति की जरूरत थी। चटाक! जैसे ही ललित उसके पास आया, आर्यन ने उसके चेहरे पर एक बहुत जोरदार तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज बहुत करारी थी। आर्यन से थप्पड़ खाकर ललित जमीन पर गिर गया। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया, जो थप्पड़ की वजह से सूज गया था। तुम्हारी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? ललित ने आर्यन की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें लगा था कि जब तुम मुझ पर हमला करोगे तो मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा? आर्यन ने ललित की मूर्खता पर कटाक्ष किया और जमीन पर पड़े ललित को लात मारी। ललित कई मीटर दूर जाकर गिरा और जमीन पर लुढ़कने लगा। उसने उठने की कोशिश की, पर इस समय उसका हुलिया बहुत खराब और गंदा हो चुका था। बस इंतजार करो, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। ललित ने वहां से भागने की कोशिश की। आर्यन उसका पीछा करना चाहता था, क्योंकि पिटने के बाद भी वो आदमी उसे धमकी देने की हिम्मत कर रहा था। आर्यन, कृपया रहने दो। ललित जैसे व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद मत करो। फाल्गुनी ने आर्यन को रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करे। फाल्गुनी द्वारा रोके जाने पर आर्यन ने पीछा नहीं किया, पर उसने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई। एक चांदी रंग की लौ ललित द्वारा पहनी गई जैकेट को जलाने लगी। सुबह की धूप में वो लौ उतनी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक खुद को नंगा पाकर ललित बहुत हैरान हो गया। उसने अपने हाथों से अपने निजी अंगों को ढकने की कोशिश की। सड़क पर लोग ललित पर हंसने लगे। कुछ लोगों ने तो उसकी नग्न तस्वीरें भी खींच लीं। ललित बहुत शर्मिंदा हा। उसने अपनी कार की ओर भागने की कोशिश की, पर भागते समय वो कई बार लड़खड़ा कर गिरा। लोगों की हंसी और बढ़ गई। वो इतना शर्मिंदा था कि तुरंत कार में बैठा और वहां से रफू चक्कर हो गया। ललित को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देखकर आर्यन बहुत खुश था। आर्यन, क्या ये सब तुमने किया था? फाल्गुनी ने पूछा। उसे तब बहुत अजीब लगा था जब ललित के कपड़े अचानक टुकड़ों में बदल गए थे। उसे यकीन था कि ये आर्यन की ही करतूत है। मुझे नहीं पता। आर्यन ने उसके सवाल से बचने की कोशिश की। फाल्गुनी ने हार नहीं मानी और बार बार पूछती रही। चलो, बात टालने के लिए उसने उसे वहां से चलने को कहा और वे कार में बैठ गए। तुम कहाँ जाना चाहती हो? आर्यन ने पूछा। चलो, पानी के नीचे वाले एक्वेरियम चलते हैं। मैं वहां की सुंदरता देखना चाहती हूँ। फाल्गुनी ने अपनी इच्छा व्यक्त की। ठीक है।
आर्यन ने सिर हिलाया और उसे एक्वेरियम की ओर ले गया। अपनी आलीशान कार में बैठा ललित बहुत गुस्से में था। आज उसका सबसे बुरा दिन था। उसे पूरा शक था कि उसके कपड़े फटने का कारण आर्यन ही है और आर्यन जरूर एक साधक यानी कल्टीवेटर है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे उन महान साधकों से मदद मांगनी होगी जिन्हें मैं जानता हूं। ललित ने आर्यन से निपटने के लिए शक्तिशाली साधकों से संपर्क करने का फैसला किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बस आर्यन को तड़पते हुए देखना चाहता था। अध्याय 334। फाल्गुनी का दिल फिर से बैठ गया। जब ललित अपने परिचितों से संपर्क कर रहा था, तभी उसकी कार के चारों ओर बर्फ जैसे पंखों वाली कई सुंदर तितलियां दिखाई दीं। इस अजीब दृश्य को देखकर ललित थोड़ा भ्रमित हो गया। उन सुंदर तितलियों के प्रकट होने के बाद ललित की कार के अंदर का तापमान अचानक बहुत तेजी से गिरने लगा। ललित को अपनी हड्डियों तक ठंड महसूस हुई और वो कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अचानक ललित की नज़रों के सामने सब कुछ सफ़ेद हो गया। उसका शरीर जम गया और एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। न केवल ललित जम गया था, बल्कि वो कार जिसे वो चला रहा था वो भी बर्फ की मूर्ति बन गई। खड़क! ललित और उसकी कार बर्फ के क्रिस्टल के टुकड़ों में टूट गए। इस पूरी प्रक्रिया में ललित को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो तुरंत मारा गया। इस समय आसमान में बादलों के ऊपर एक सुंदर महिला थी जो नीचे ललित को देख रही थी, जो बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। वो सुंदर महिला बहुत शांत दिख रही थी। ललित को मारते समय उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ललित को खत्म करने के बाद वो सुंदर महिला उस कार का पीछा करने लगी जिसमें आर्यन सवार था। कोई नहीं जानता कि वो सुंदर महिला क्या सोच रही है। आर्यन फाल्गुनी को देश के सबसे बड़े अंडर वाटर एक्वेरियम यानी पानी के नीचे के मछली घर ले गया। यहाँ कहा जाता है कि समुद्र के हजारों दुर्लभ जीव एक बहुत बड़े एक्वेरियम में रहते हैं। चलो अंदर चलते हैं। एक्वेरियम पहुंचकर फाल्गुनी बहुत खुश दिख रही थी। पहले उन दोनों को नीचे जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ा और फिर वे सीधे अंदर चले गए। अंदर जाने से पहले आर्यन ने आसमान की ओर देखा। न जाने क्यों उसे कुछ समय से महसूस हो रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। आर्यन ने उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे आसमान में किसी के होने का कोई संकेत नहीं मिला। शायद ये मेरा भ्रम है। आर्यन ने एक्वेरियम के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर पहुंचने पर आर्यन ने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। हजारों समुद्री जीव उनके चारों ओर तैर रहे थे। वो एक्वेरियम इतना बड़ा था कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे सचमुच समुद्र के नीचे हों। मछलियों की हलचल कितनी सुंदर है। फाल्गुनी ने पानी में नाचती मछलियों की ओर इशारा किया। आर्यन ने भी इस दृश्य का आनंद लिया। फाल्गुनी ने आर्यन की बाँह पकड़ ली। उसे ऐसा करने में बहुत सुकून मिल रहा था। वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये हरकत आर्यन के लिए कितनी उत्तेजक थी, क्योंकि उसके शरीर के दो कोमल हिस्से आर्यन के शरीर से कस कर सट रहे थे। आर्यन ने खुद पर काबू रखने की कोशिश की। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, फाल्गुनी के कोमल अंग आर्यन से रगड़ खा रहे थे। आर्यन को लगा कि ये अभिनेत्री शायद जानबूझकर ऐसा कर रही है। आर्यन ने फाल्गुनी को थोड़ा छेड़ने का फैसला किया और उसके शरीर की मालिश करने लगा। जैसे ही आर्यन का हाथ फाल्गुनी को छुआ, उसे अपने शरीर में बिजली की लहर दौड़ती महसूस हुई। आर्यन की हल्की मालिश से उसे आनंद मिलने लगा। वहां रोशनी थोड़ी कम थी, इसलिए ज्यादा लोगों ने नहीं देखा कि आर्यन क्या कर रहा है। जैसे ही आर्यन का हाथ उसके शरीर पर घूमा, फाल्गुनी धीरे से करहाने लगी। उसे ऐसा लगा कि उसके पैर कमजोर हो गए हैं और वो अब चल नहीं पाएगी। क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने शरारती मुस्कान से पूछा। मैं ठीक हूं, बस ज्यादा चलने की वजह से थकान हो रही है। फाल्गुनी ने बहाना बनाया ताकि उसे आर्यन के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। वो ये तो नहीं कह सकती थी कि वो आर्यन के स्पर्श की वजह से ऐसी हो गई है। चलो आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। आर्यन उसे रास्ते में बनी एक सीट पर ले गया। फाल्गुनी ने वहां विश्राम किया और थोड़ी देर बाद उसे बेहतर महसूस हुआ। हे आर्यन, मैं तुम्हें एक नृत्य दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। आर्यन को उसे नाचते हुए देखने में कोई आपत्ति नहीं थी। फाल्गुनी सीट से उठी, उसने अपना चश्मा और हैट हटा दी और आर्यन से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी हो गई। उसने अपना नृत्य दिखाना शुरू किया। वो नृत्य बहुत ही सुंदर था और एक्वेरियम के वातावरण ने उसे और भी मनमोहक बना दिया था। आर्यन ने इस नृत्य का पूरा आनंद लिया। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, आर्यन ने तालियां बजाईं। अचानक फाल्गुनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपना संतुलन खो दिया और फर्श पर गिरने ही वाली थी।
आर्यन ने तुरंत उसे गिरते हुए देखा और मदद के लिए दौड़ा। उसने फाल्गुनी की कमर थाम ली ताकि वो नीचे न गिरे। फाल्गुनी आर्यन की बाहों में बेहोश हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये देखकर आर्यन ने उसकी स्थिति की जांच की। ऐसा लग रहा था कि फाल्गुनी का कमजोर दिल फिर से जवाब दे गया था। ये महिला खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रही थी। आर्यन को इस बात का पछतावा हुआ, हालांकि उसने पहले ही कविता से कहा था कि वो फाल्गुनी को मनोरंजन की दुनिया छोड़ने के लिए कहे। ऐसा लगता था कि फाल्गुनी ने उसकी चेतावनी नहीं मानी। आर्यन को उसे कृत्रिम सांस यानी आर्टिफिशियल ब्रेथ देनी पड़ी। उसने फाल्गुनी के गुलाबी होठों को चूमा और उसे सांस दी। आर्यन ने एक हाथ से उसके कोमल सीने पर मालिश की और अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा का उपयोग करके उसके दिल को ठीक करना शुरू किया। खांसी। 3 मिनट बाद फाल्गुनी को होश आ गया। आर्यन, मुझे क्या हुआ था? वो अभी तक थोड़ा चक्कर महसूस कर रही थी। नृत्य करने के बाद तुम बेहोश हो गई थी, आर्यन ने उसे बताया। हाँ, मुझे अब याद आया। जब वो आर्यन के लिए नाच रही थी तब उसे सीने में दर्द महसूस हुआ और सांस लेना मुश्किल हो गया था। आर्यन, क्या तुमने मुझे फिर से कृत्रिम सांस दी है? फाल्गुनी का चेहरा लाल होने लगा। बेहोशी में उसने सपना देखा था कि आर्यन उसे चूम रहा है। बिल्कुल, वरना तुम मर सकती थी, आर्यन ने स्वीकार किया। ये सुनकर फाल्गुनी और भी शर्मिंदा हो गई। इसका मतलब था कि आर्यन ने उसे दोबारा चूमा था। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। फाल्गुनी, तुम मनोरंजन की दुनिया क्यों नहीं छोड़ देती? तुम्हारी वर्तमान स्थिति में ये तुम्हारे लिए और भी बुरा होगा, आर्यन ने उसे चेतावनी दी। मैं नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मेरे दादाजी दीनानाथ को बहुत निराशा होगी। फाल्गुनी ने सिर हिलाते हुए काम न छोड़ने की जिद पकड़े रखी। अध्याय 335। चलो एक होटल ढूंढते हैं। जीवन बहुत अनमोल है। तुम्हें अपने जीवन का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे दादाजी दीनानाथ बहुत दुखी होंगे। आर्यन ने एक बार फिर फाल्गुनी को अपने जीवन को महत्व देने की सलाह दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाल्गुनी अपने दादाजी को निराश करती है। एक परिवार निश्चित रूप से समझ सकता है कि फाल्गुनी इस समय किस दौर से गुजर रही है। आर्यन की बातें सुनने के बाद फाल्गुनी फिर से सोचने लगी, क्या तुम्हारे दादाजी जानते हैं कि तुम्हारा दिल कमजोर है? आर्यन ये जानना चाहता था कि क्या दीनानाथ को इस बारे में पता है। अगर उन्हें पता होता तो वे फाल्गुनी को मनोरंजन की दुनिया में रहने से जरूर रोकते। मनोरंजन की दुनिया का कार्यक्रम बहुत व्यस्त होता है, जो फाल्गुनी की स्थिति को और खराब ही करेगा। फाल्गुनी ने अपना सिर हिलाया। मैंने ये बात अपने दादाजी से छिपाई है। मैं नहीं चाहती कि वे मेरी स्थिति को लेकर चिंतित हों। शुरू से ही उसने ये बात दीनानाथ से गुप्त रखी थी। आर्यन ने आह भरी, तुम्हें अपने दादाजी से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वे तुम्हारी वर्तमान स्थिति को समझेंगे। आर्यन ने उसे अपने दादाजी के प्रति अधिक ईमानदार होने को कहा। आर्यन, तुम मेरी वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझते लगते हो। क्या तुम्हारे पास मुझे ठीक करने का कोई तरीका है? फाल्गुनी को महसूस हुआ कि आर्यन उसके शरीर की स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानता है। आर्यन की कृत्रिम सांस मिलने के बाद उसे पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। मेरे पास तुम्हें ठीक करने का तरीका हो सकता है, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ होने में थोड़ा समय लगेगा। आर्यन के पास वास्तव में उसे ठीक करने का उपाय था। क्या ये सच है? ये सुनकर फाल्गुनी बहुत खुश दिखी। आर्यन ने उसे आश्वासन देते हुए सिर हिलाया। तो फिर चलो तुम्हारा तरीका आजमाते हैं। फाल्गुनी तुरंत आर्यन की विधि का प्रयास करना चाहती थी। तो फिर इसे करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढते हैं। सबसे पहले उन्हें उपचार के लिए एक शांत जगह की आवश्यकता थी। चलो एक होटल ढूंढते हैं, फाल्गुनी ने सलाह दी। उसे लगा कि होटल में उन्हें कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि फाल्गुनी खुद उसे होटल चलने के लिए आमंत्रित करेगी। अगर उसके प्रशंसकों को पता चल जाए कि उनके दिल की देवी किसी आदमी के साथ कमरा बुक करना चाहती है तो वे क्या सोचेंगे। चलो चलते हैं। फाल्गुनी ने आर्यन को खींचा और वे एक्वेरियम से बाहर निकलकर होटल की तलाश करने लगे। उसने अपना चश्मा और हैट वापस पहन ली थी। जल्द ही उन्हें पास में ही एक होटल मिल गया जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद थीं। कृपया सबसे अच्छे कमरों में से एक दें। फाल्गुनी ने तुरंत सबसे अच्छे कमरे का ऑर्डर दिया और रिसेप्शनिस्ट ने उसे चाबी दी और मुस्कुराते हुए कहा, आपका दिन शुभ हो। उसे लगा कि आर्यन और फाल्गुनी प्रेमी हैं। ये सोचकर फाल्गुनी का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत आर्यन को ऊपर ले गई जहां उन्होंने कमरा लिया था। कमरे में घुसते ही फाल्गुनी ने पूछा, तो अब हमें आगे क्या करना है? जल्दी से अपनी ऊपर की कमीज उतार दो, आर्यन ने उसे निर्देश दिया। फाल्गुनी ने तुरंत अपने शरीर को ढक लिया। आर्यन, तुम बहुत बड़े परपीड़क हो, तुम क्या सोच रहे हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना साहसी होगा और उसे कपड़े उतारने को कहेगा। आर्यन असहाय था। ऐसा लगा कि उसने गलत समझ लिया। मैं तुम्हारा उपचार करना चाहता हूं और इसके लिए तुम्हें अपनी ऊपर की कमीज उतारनी होगी। आर्यन ने साफ किया कि वो क्या करने वाला है।
अब फाल्गुनी समझ गई। वो शर्मिंदा थी कि उसने उसे गलत समझा, पर आर्यन के सामने कपड़े उतारना उसके लिए बहुत संकोच वाली बात थी। क्या मुझे वाकई ऐसा करना होगा? उसने फिर पूछा। तुम ठीक होना चाहती हो या नहीं, वरना हमें ये करने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने दो टोक जवाब दिया। फाल्गुनी ने अपने होंठ चबाए। वो अपने कमजोर दिल को ठीक करना चाहती थी, ताकि वो बिना किसी डर के वो सब कर सके जो उसे पसंद है। उसने खुद को संभाला। आर्यन, कृपया दूसरी तरफ मुड़ जाओ, मैं अपनी कमीज उतारती हूँ। आर्यन मुड़ गया और उसकी ओर पीठ कर ली। फाल्गुनी ने कपड़े उतारे। अब उसके ऊपरी शरीर पर केवल एक अंतःवस्त्र था। मैंने कर लिया है, अब तुम मुड़ सकते हो। जैसे ही आर्यन मुड़ा, उसने देखा कि फाल्गुनी अपने हाथों से खुद को ढक रही थी। वो अर्धनग्न अवस्था में बहुत आकर्षक और सुंदर लग रही थी। अगर कोई पत्रकार ये देख लेता तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता। अब किसका इंतजार कर रहे हो, शुरू करो। फाल्गुनी बहुत शर्मिंदा थी और आर्यन की नजरें उसे और भी संकोच में डाल रही थीं। ठीक है, अब बिस्तर पर लेट जाओ। आर्यन ने फेरी द्वार के स्टोरेज से सुइयों का एक सेट निकाला। सबसे पहले उसे फाल्गुनी के रक्त संचार को सुचारू बनाना था। आर्यन, तुम उस सुई के साथ क्या करने वाले हो? सुई देखकर वो डर गई। बचपन से ही उसे सुइयों से बहुत डर लगता था। और क्या, बेशक तुम्हें ठीक करने के लिए। अब जल्दी से अपने हाथ हटाओ, मैं इलाज शुरू करूंगा। आर्यन ने उसे हाथ हटाने को कहा। नहीं नहीं, इसमें जरूर बहुत दर्द होगा, मैंने अपना मन बदल लिया है, मुझे इलाज नहीं करवाना। वो सुई देखकर बहुत घबरा गई थी। हम इतनी दूर आ गए हैं, अब मैं तुम्हें पीछे नहीं हटने दूंगा। आर्यन ने उसके एक तंत्रिका बिंदु पर सुई चुभो दी। इससे फाल्गुनी कुछ समय के लिए हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। जैसे ही सुई चुभी, उसका शरीर बेजान हो गया। आर्यन ने उसके हाथ हटाए और उसका लाल रंग का आकर्षक अंतःवस्त्र देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि फाल्गुनी की पसंद इतनी ऊंची होगी। आर्यन, तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया है? मुझे छोड़ो, फाल्गुनी चिल्लाई। चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। आर्यन ने उसे शांत रहने को कहा और सुई को उसके सीने के ठीक बगल में चुभोना शुरू किया। अपनी बाईं छाती के पास सुई को आता देख फाल्गुनी इतनी डर गई कि वो वहीं बेहोश हो गई। अध्याय 336। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी और मुझसे शादी करनी होगी। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि फाल्गुनी सिर्फ सुई देखकर ही बेहोश हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि फाल्गुनी आर्यन के हाथ में मौजूद सुई से बहुत डरती थी। आर्यन ने उपचार सत्र जारी रखने का फैसला किया और फाल्गुनी को थोड़ी देर के लिए बेहोश ही रहने दिया। जब फाल्गुनी का रक्त संचार सुचारू हो गया तो आर्यन ने अपने हाथ फाल्गुनी के कोमल सीने की ओर बढ़ाए। आर्यन ने धीरे से उसके सीने को दबाया और उसके दिल को ठीक करने के लिए अपनी प्रोफाउंड ऊर्जा का उपयोग किया। आर्यन लगातार फाल्गुनी के दिल को अपनी ऊर्जा की आपूर्ति करता रहा। 1 घंटे के बाद आर्यन ने आखिरकार ऊर्जा का प्रवाह बंद कर दिया। उपचार सत्र खत्म करने के बाद उसने फाल्गुनी के शरीर से सुई निकाल ली। उपचार सत्र के दौरान आर्यन को काफी पसीना आ गया था। उसे अपनी ऊर्जा को बहुत नियंत्रित रखना पड़ा था ताकि फाल्गुनी के दिल को कोई चोट न पहुंचे। आर्यन ने गहरी नींद में सोई फाल्गुनी की ओर देखा। इलाज के बाद उसका चेहरा पहले से भी बेहतर और चमकता हुआ लग रहा था। आर्यन का ध्यान थोड़ा नीचे की ओर गया, जहां फाल्गुनी के 2 खूबसूरत उभार उसकी आंखों के सामने प्रदर्शित थे। जब आर्यन इलाज कर रहा था तो अनजाने में उसने फाल्गुनी के सेक्सी अंतःवस्त्र यानी ब्रा को थोड़ा खींच दिया था, जिससे वो नीचे खिसक गया था और अब सब कुछ साफ दिख रहा था। फाल्गुनी की खूबसूरती देखकर आर्यन उत्तेजित होने लगा। इस दृश्य को देखकर आर्यन का छोटा भाई भी उत्साहित हो गया। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और बुरे विचारों को दूर करने की कोशिश की। न जाने क्यों वो हाल ही में थोड़ा ज्यादा ही कामुक होता जा रहा था। जैसे ही आर्यन ने बुरे विचारों को मन से निकाला, फाल्गुनी ने अपनी पलकें खोलीं। वो जागी और चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बहुत हल्का और तरोताज़ा है। उसने पहले कभी इतना तरोताज़ा महसूस नहीं किया था। आखिरकार तुम जाग गईं। जब मैं इलाज कर रहा था तब तुम काफी सुकून से सो रही थी। आर्यन ने उसे बताया कि सत्र पूरा हो गया है। आर्यन, लगता है तुम्हारी विधि काम कर गई, धन्यवाद, मैं बहुत तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ। खुशी के मारे फाल्गुनी ने अचानक आर्यन को गले लगा लिया। वो आर्यन को और भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। जब उसने गले लगाया तो आर्यन उसके कोमल अंगों का दबाव अपने सीने पर महसूस कर सकता था। ये एहसास अद्भुत था। फाल्गुनी को अभी भी एहसास नहीं था कि उसका ऊपरी शरीर लगभग नग्न है। तभी उसे अपने पेट के पास कुछ सख्त और गर्म चुभता हुआ महसूस हुआ। फाल्गुनी एक आधुनिक महिला थी। वो निश्चित रूप से जानती थी कि वो क्या था। उसने तुरंत आर्यन को खुद से दूर किया। अचानक स्थिति बहुत अजीब यानी ऑकवर्ड हो गई। खांसी, बेहतर होगा कि तुम अपने कपड़े पहन लो, आर्यन ने कहा। फाल्गुनी ने तुरंत नीचे देखा और पाया कि उसका अंतःवस्त्र खिसक गया है। क्या? वो जोर से चिल्लाई और तुरंत मुड़कर अपने हाथों से अपना सीना ढक लिया। आर्यन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने सब कुछ देख लिया ना?
मैंने कुछ नहीं देखा, आर्यन ने अनभिज्ञ बनने का नाटक किया। झूठ, तुमने जरूर देखा होगा। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे वो रो देगी। उसे लगा कि उसका शरीर अब अपवित्र हो गया है और वो शादी नहीं कर पाएगी। हाँ, मेरी गलती है, मैंने देखा, कृपया अब रोना मत। उसकी हालत देख आर्यन ने सच स्वीकार कर लिया। अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, फाल्गुनी ने मांग की। मुझे जिम्मेदारी कैसे लेनी चाहिए? आर्यन ने पूछा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फाल्गुनी चाहती थी कि आर्यन उससे विवाह करे, लेकिन मैंने ये सब इलाज के दौरान देखा और छुआ था, इसलिए इसे गिला नहीं जाना चाहिए। आर्यन ने अपना बचाव किया। ये सुनकर वो फिर से रोने जैसी हो गई। आर्यन किसी महिला को अपने सामने रोते हुए नहीं देख सकता है। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, आर्यन ने वादा किया। अच्छा, तुमने वादा किया है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। फाल्गुनी का मूड तुरंत बदल गया। वो बहुत खुश थी। वो लंबे समय से आर्यन को पसंद करती थी और अब उसे साथ रहने का मौका मिल गया था। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी स्टार उसे पसंद करेगी। तो तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? आर्यन ने उसे गले लगाया। मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है, उसने कहा। न केवल बुद्धिमान और मजबूत, बल्कि कल रात आर्यन के म्यूजिक ने उसे पूरी तरह दीवाना बना दिया था। आर्यन के लिए इतनी सुंदर सितारा को मना करना मुश्किल था। उसने फाल्गुनी के गुलाबी होठों को चूमा और एक प्यार भरा चुंबन शुरू किया। फाल्गुनी पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर वो इस चुंबन में डूब गई। लगभग 5 मिनट बाद आर्यन ने उसे छोड़ा। फाल्गुनी ने अपना चेहरा आर्यन के सीने में छुपा लिया। वो बहुत शर्मा रही थी। अगर तुम्हारे प्रशंसकों को पता चला कि उनकी देवी मेरे जैसे आदमी को पसंद करती है, तो क्या मैं इस देश के मर्दों का दुश्मन नहीं बन जाऊंगा? आर्यन ने उसे छेड़ा। आर्यन, प्लीज मुझे मत छेड़ो। उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। अध्याय 337 वर्धन परिवार की हवेली की ओर। अच्छी तरह याद रखना, तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं थकना है, वरना मैं अभी जो इलाज कर रहा हूं वे व्यर्थ हो जाएगा। आर्यन ने फाल्गुनी को ज्यादा न थकने की सलाह दी। ठीक है, मैं समझ गई, फाल्गुनी ने सिर हिलाया। वे कुछ समय के लिए मनोरंजन की दुनिया की अपनी गतिविधियों को कम करने की कोशिश करेगी। अच्छा, तो अब चलते हैं। आर्यन ने फाल्गुनी को होटल से बाहर चलने को कहा। वे होटल से बाहर निकले, लेकिन आर्यन उसके साथ और घूमने नहीं गया। उसने फाल्गुनी को आराम करने के लिए अग्निहोत्री यानी फेंग परिवार की हवेली पहुंचा दिया। हवेली के गेट पर पहुंचकर फाल्गुनी कार से उतरी। आज के लिए धन्यवाद, उसने आर्यन के गाल पर एक छोटा सा चुंबन दिया और अंदर चली गई। आर्यन मुस्कुराते हुए उसे जाता देखता रहा। अब आर्यन के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने होटल लौटने का फैसला किया। तभी उसके फोन की घंटी बजी। एक अज्ञात नंबर से फोन था। नमस्ते, कौन बोल रहा है? आर्यन ने पूछा। आर्यन, मैं सोनम हूं, दूसरी तरफ से सोनम की आवाज आई। ओह, तुम हो, क्या हुआ, तुमने मुझे फोन क्यों किया? आर्यन जानना चाहता था। आर्यन, मैंने पता लगा लिया है कि तुम्हें कौन मारना चाहता है, सोनम ने बताया। कौन है वो? उसका नाम वर्धन पूजन है। वे वर्धन परिवार का मुखिया है, जो राजधानी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा सिर लाने के लिए बहुत ऊंची सुपारी दी है। सोनम ने उसे पूरी जानकारी दी। वर्धन पूजन? आर्यन बुदबुदाया। ऐसा लगता था कि वर्धन परिवार अपने बेटे हर्षवर्धन की मौत का बदला लेने के लिए बेताब है। आर्यन, तुम्हें सावधान रहना होगा, शायद बहुत से हत्यारे तुम्हें मारने आए, सोनम ने चेतावनी दी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद सुलझा लूंगा। तुम बस मुझे वर्धन परिवार के निवास के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स दे दो। आर्यन उन लोगों में से नहीं था जो दुश्मन के आने का इंतजार करे, वे पहले हमला करना पसंद करता था। सोनम ने उसे लोकेशन भेज दी और बताया कि वे अभी उससे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसे छाया ब्लेड यानी फैंटम ब्लेड के बारे में कुछ जानकारी मिली है और वे उसकी तलाश में जा रही है। आर्यन ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा और फोन काट दिया। फोन कटने के बाद आर्यन कार से उतरा और उसने कार को परी द्वार यानी फेरी गेट के स्टोरेज रूम में रख दिया। कार से जाना असुविधाजनक था, उड़कर जाना तेज और आसान था। वे वर्धन परिवार की हवेली की ओर उड़ चला। कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंच गया। तो ये है वर्धन परिवार का ठिकाना। आसमान से उसने एक विशाल हवेली देखी, जो अग्निहोत्री परिवार की हवेली से भी कई गुना बड़ी थी। जैसे ही आर्यन नीचे उतरा, खतरे का सायरन जोर जोर से बजने लगा। पूं पूं पूं। वर्धन परिवार के दर्जनों सुरक्षाकर्मी बाहर निकल आए, जिनके हाथों में AK-47 हथियार थे। उन्होंने आर्यन पर निशाना साधा। जल्दी अपने हाथ ऊपर करो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। आर्यन ने उन हथियारों की कोई परवाह नहीं की। मुझे बताओ, वर्धन परिवार का मुखिया कहाँ है? क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? हाथ ऊपर करो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। आर्यन नहीं रुका और आगे बढ़ने लगा। गोली चलाओ, नेता ने आदेश दिया।
धाएं धाएं धाएं। सैकड़ों गोलियों की बौछार आर्यन पर हुई। आर्यन ने अपने शरीर की रक्षा के लिए दिव्य अग्नि से एक ढाल बना ली। जो भी गोली उस ढाल से टकराती वे तुरंत राख बन जाती। कुछ ही पलों में उनकी मैगजीन खाली हो गई, लेकिन आर्यन को खरोंच तक नहीं आई। ये देखकर सुरक्षाकर्मी डर गए। जल्दी गोलियां भरो और फिर से चलाओ, नेता चिल्लाया। धमम! आर्यन में अपने सामने खड़े सुरक्षा दल के नेता को एक जोरदार मुक्का मारा। वे नेता कई मीटर दूर उड़कर एक दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वे बेहोश हो गया। ये देखकर बाकी सुरक्षाकर्मी और भी डर गए और उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए। हम हार मानते हैं, कृपया हमें चोट न पहुंचाएं। वे केवल नौकर थे और वर्धन परिवार के लिए अपनी जान नहीं देना चाहते थे। बताओ, वर्धन पूजन कहाँ है? आर्यन ने कड़क आवाज में पूछा। वे हवेली के पिछले हिस्से में एक बंकर में है, सुरक्षाकर्मी ने बताया। अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए आर्यन ने बंकर का पता लगा लिया, जो जमीन से लगभग 10 मीटर नीचे था। उसे वहां वर्धन पूजन और परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी महसूस हुई। आर्यन के हाथ में एक दिव्य अग्नि का गोला प्रकट हुआ और उसने उसे नीचे की ओर फेंक दिया। धमाक! एक जोरदार विस्फोट हुआ और जमीन में एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के अंदर आर्यन साफ देख सकता था कि वर्धन पूजन और अन्य लोग बंकर के अंदर डरे हुए खड़े थे। अध्याय 338 वर्धन परिवार का विनाश। वर्धन पूजन इस समय जमीन पर बैठा था। आर्यन को वहां अचानक आया देख वो पूरी तरह सदमे में था। आर्यन को सामने देखकर वो बुरी तरह डर गया और पीछे की ओर रेंगने लगा। आर्यन ठीक वर्धन पूजन के सामने उतरा। उसने वर्धन पूजन की गर्दन पकड़ी और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। तो तुम हो वो व्यक्ति जिसका नाम वर्धन पूजन है। मैं यहां तुम्हारे पूरे वर्धन परिवार को नष्ट करने आया हूं, आर्यन ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। आर्यन अब वर्धन परिवार के प्रति दया दिखाते दिखाते थक गया था। वो आज इस परिवार का नामो निशान मिटा देना चाहता था। तुम गलत समझ रहे हो, मैं वर्धन पूजन नहीं हूं। वो रहा वो वर्धन पूजन जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वर्धन पूजन ने अपने भाई की ओर इशारा किया, जिसकी शक्ल उससे काफी मिलती जुलती थी। नहीं नहीं, मैं वर्धन पूजन नहीं हूं। असली वर्धन पूजन तुम्हारे हाथों में है। उसके भाई ने तुरंत इनकार किया। आर्यन ने उन दोनों के बीच हो रही इस बहस को देखा। वे दोनों उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। चुप हो जाओ, तुम वर्धन परिवार के सभी सदस्यों को मैं खत्म कर दूंगा। आर्यन इस ड्रामे से तंग आ चुका था। उसका उद्देश्य यहां पूरे परिवार का विनाश करना था। वो एक भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। पूरा वर्धन परिवार अवाक रह गया। वे सभी आर्यन से बुरी तरह डर गए। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी इसे मारो, वर्धन पूजन चिल्लाया और उसने अपने पीछे खड़े मास्टर साधकों यानी कि मास्टर कल्टीवेटर्स को आर्यन पर हमला करने का आदेश दिया। वो उम्मीद कर रहा था कि वे उसे बचा लेंगे। दुर्भाग्य से वे मास्टर साधक आर्यन की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे ऐसे किसी व्यक्ति से टकराने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे जो आसमान में उड़ सकता हो। वे समझ गए थे कि आर्यन एक महान साधक है। माफ करना, हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, हम जा रहे हैं। उन मास्टर साधकों ने वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने भागना चाहा, आर्यन की सिल्वर हेवनली फ्लेम यानी कि चांदी जैसी दिव्य अग्नि उनके शरीर के चारों ओर प्रकट हो गई। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें भी वर्धन परिवार के साथ नरक में जाना चाहिए। आर्यन ने उन्हें भागने नहीं दिया। दिव्य अग्नि ने उनके शरीरों को अपनी लपटों में लपेट लिया और देखते ही देखते वे राख में बदल गए। वर्धन पूजन और परिवार के अन्य सदस्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे जानते थे कि उनके परिवार के मास्टर साधक कितने शक्तिशाली थे, लेकिन आर्यन ने उन्हें इतनी आसानी से मार डाला था। अब तुम्हारी बारी है। आर्यन ने वर्धन पूजन को जलाने की तैयारी की। रुक जाओ, किसी ने आर्यन को रोकने की कोशिश की। वो आवाज बहुत तेज थी, जैसे बिजली कड़की हो। आर्यन ने आसमान की ओर देखा, जहां सफेद बालों वाला और सफेद कपड़ों वाला एक बूढ़ा आदमी था। ये कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड गार्जियन यानी कि रक्षक देव था। तुम मुझे किस काम के लिए रोक रहे हो? आर्यन उस बूढ़े को बीच में आता देख खुश नहीं था। मैं तुम्हें एक बड़ी गलती करने से रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लॉर्ड गार्जियन ने कहा। उसका मानना था कि आर्यन जो कर रहा है उससे देश के लिए बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है। मैंने क्या गलत किया है? आर्यन को उसका इस तरह ज्ञान झाड़ना पसंद नहीं आया। तुम्हारी गलती वर्धन परिवार को नष्ट करना है। ये परिवार इस देश के स्तंभों में से एक है। अगर ये नष्ट हो गया तो अनचाही अराजकता फैल जाएगी। लॉर्ड गार्जियन ने आर्थिक संकट का हवाला दिया, क्योंकि इस परिवार का व्यापार बहुत बड़ा था। हे देव, कृपया मुझे इस शैतान से बचाइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। वर्धन पूजन को आखिरकार एक रक्षक मिल गया था। उसे लगा कि सफेद कपड़ों वाला ये बूढ़ा कोई देवता है जिसे उसके परिवार की मदद के लिए भेजा गया है। मुझे परवाह नहीं है, ये मेरी समस्या नहीं है। आर्यन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि अगर एक बड़ा परिवार गिरेगा तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो फिर मुझे ही तुम्हें रोकना होगा। लॉर्ड गार्जियन ने अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि चमकता आसमान अचानक काला पड़ गया।
इस बार वो गंभीर था, क्योंकि उसका सामना आर्यन से था, जो शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली था। आर्यन ने वर्धन पूजन को बंकर की दीवार की ओर फेंक दिया। पहले उसे इस परेशान करने वाले बूढ़े से निपटना था। आर्यन ने 9 शैडो स्टेप का उपयोग किया और पलक झपकते ही लॉर्ड गार्जियन के पीछे पहुंच गया। बूढ़ा उसकी गति को भांप भी नहीं पाया। हटो यहां से, मीटियोर ब्लो। आर्यन ने एक जोरदार प्रहार किया। लॉर्ड गार्जियन ने अपने हाथ क्रॉस करके वार को रोकने की कोशिश की। धमाका! आर्यन के प्रहार से वो कई किलोमीटर पीछे चला गया। वो एक इमारत से जा टकराया और वो इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आर्यन के उस एक प्रहार से उस बूढ़े का एक हाथ टूट गया था। लानत है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने मन ही मन आर्यन को कोसा। वो फिर से उसे रोकने की कोशिश करने वाला था, तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी। हिलो मत। अगर तुमने जरा भी हिलने की हिम्मत की तो तुम मारे जाओगे। उस महिला की आवाज सुनकर लॉर्ड गार्जियन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। वो हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। इधर आर्यन ने देखा कि बूढ़ा वापस नहीं आया, जिसका मतलब था कि वो हार मान चुका है। उसने अपना ध्यान फिर से वर्धन पूजन और बाकी सदस्यों पर केंद्रित किया। अब सब खत्म करने का समय आ गया है। आर्यन ने अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाईं। उसके ऊपर एक विशाल सिल्वर रंग की अग्नि गुंबद प्रकट हुआ। उसकी दिव्य अग्नि से अत्यंत तीव्र आभा निकल रही थी। जैसे ही आर्यन ने अपने हाथ नीचे किए, वो विशाल अग्नि गुंबद नीचे गिरने लगा और वर्धन परिवार की पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले लिया। गुंबद ने हवेली की हर चीज को जलाकर राख बना दिया। वर्धन पूजन और उसके परिवार के पास चिल्लाने तक का समय नहीं बचा। कुछ ही देर में वो विशाल गुंबद गायब हो गया और जहां कभी वर्धन परिवार की हवेली हुआ करती थी, वहां अब केवल एक खाली समतल जमीन बची थी। आखिरकार 4 महान परिवारों में से एक वर्धन परिवार इस दुनिया से सदा के लिए मिट गया। अध्याय 339 पीछा करने वाली स्टॉकर। आर्यन ने नीचे की ओर देखा। अब उसके नीचे जो था वो केवल खाली जमीन का एक बड़ा विस्तार था। वर्धन परिवार की वो हवेली, जो पहले यहां बड़ी मजबूती से खड़ी थी, अब ऐसे गायब हो गई थी जैसे उसे धरती निगल गई हो। आर्यन ने वर्धन परिवार को इसलिए नष्ट किया क्योंकि वे उन लोगों के लिए खतरा बन सकते थे जिनसे आर्यन प्रेम करता था। वर्धन परिवार उन हथियारों को काम पर रख सकता था जो लेजेंड लिस्ट में शामिल हैं, और उन हथियारों की शक्ति कम नहीं होती। वे आर्यन से प्रेम करने वालों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते थे। इसी कारण से आर्यन ने वर्धन परिवार को जड़ से मिटा दिया। सबसे बड़ा खतरा अब आर्यन द्वारा हटा दिया गया था। अब कोई भी आर्यन और उसकी महिलाओं को दोबारा धमकी नहीं दे सकता था। आर्यन वहां और ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था। उसने उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। आर्यन के जाने के कुछ समय बाद लॉर्ड गार्जियन उस स्थान पर वापस आए जहां वर्धन परिवार की संपत्ति को जमींदोस्त कर दिया गया था। लॉर्ड गार्जियन ने अपना सिर हिलाया। वो आर्यन को रोकने में बहुत देर कर चुके थे। इससे पहले लॉर्ड गार्जियन को एक महिला ने रोक रखा था, जिसने उन्हें कुछ भी करने में असमर्थ बना दिया था। आर्यन के जाने के बाद ही लॉर्ड गार्जियन अपने शरीर को फिर से हिला पाए थे। वो अभी भी उस महिला की ठंडी आवाज से डरे हुए थे, जिसने उन्हें रोक कर रखा था। सब कुछ घटित हो चुका है। मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकता। मैं इसकी रिपोर्ट कुनलुन के उच्च अधिकारियों को दूंगा। वही तय करेंगे कि आज जो हुआ उसका क्या करना है। लॉर्ड गार्जियन अब कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें यकीन था कि आर्यन के पीछे बहुत शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आर्यन में इतना साहस कैसे आता। लॉर्ड गार्जियन को संदेह होने लगा कि वो रहस्यमयी महिला जिसने उन्हें रोक कर रखा था, वही आर्यन के पीछे की असली ताकत है। लॉर्ड गार्जियन के पास अभी भी बहुत काम था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वर्धन परिवार के विनाश के बारे में किसी को पता न चले। उन्होंने वर्धन परिवार की पूर्व हवेली के चारों ओर एक विशाल सुरक्षा घेरा बना दिया। लॉर्ड गार्जियन ने एक ऐसा भ्रम पैदा किया जिससे बाहर के लोगों को लगे कि वर्धन परिवार की हवेली अभी भी वही मजबूती से खड़ी है। अब बस ये काम 6 डोर संगठन को सौंपना बाकी था कि वे बाकी की औपचारिकताएं पूरी करें। लॉर्ड गार्जियन क्षितिज की ओर उड़ गए। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वर्धन परिवार को नष्ट करने के बाद आर्यन तुरंत उस 5 स्टार होटल में वापस लौट आया। होटल वापस जाते समय आर्यन को फिर से महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आर्यन ने इस पीछा करने वाले का पता लगाने की कोशिश की। कितना अजीब है, फिर से जब आर्यन ने खोज की तो उसे आसपास कोई नहीं मिला। अवनी, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? आर्यन ने आखिरकार अवनी से पूछा। अगर वास्तव में कोई उसका पीछा कर रहा होता तो अवनी को जरूर पता होता। मुझे किसी की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही है। शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। अवनी ने आर्यन से कहा कि आसपास कोई नहीं है। शायद तुम सही कह रही हो। शायद ये मेरा वहम ही हो। शायद जो अवनी ने कहा वो सच था। उसे मतिभ्रम हो रहा था। आर्यन ने होटल की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। अवनी ने आर्यन के काफी पीछे की ओर देखा। वहां उसने एक सुंदर महिला की आकृति देखी जिसने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। ये महिला वही सुंदर देवी मीरा थी जिससे आर्यन कल मिला था और जिसे उसने परेशान किया था।
शुरू से ही अवनी ने मीरा की मौजूदगी का पता लगा लिया था। यहाँ तक कि अवनी ने देखा था कि मीरा ने 2 बार आर्यन की मदद की थी। पहली बार उसने ललित को मारा था और दूसरी बार उसने लॉर्ड गार्जियन को आर्यन के मामलों में दखल देने से रोका था। अवनी को मीरा की तरफ से कोई शत्रुता महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि मीरा आर्यन से बदला लेने नहीं आई है, इसीलिए उसने आर्यन को नहीं बताया कि मीरा कहाँ है। अवनी वास्तव में जानना चाहती थी कि मीरा क्या चाहती है और ये महिला चुपके से आर्यन की मदद क्यों कर रही है। अवनी को वर्तमान मीरा थोड़ी अजीब लग रही थी। वो बहुत शांत और ठंडी दिख रही थी। उसकी कांच जैसी साफ आंखों में एक भी लहर नहीं झलकी। अवनी के लिए ये समझना मुश्किल था कि इस समय मीरा के मन में क्या जल रहा है। अवनी ने मीरा की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। कुछ समय बाद आर्यन उस 5 स्टार होटल पहुंचा जहां वो रुका हुआ था। आर्यन तुरंत उस कमरे में गया जहां माधुरी, ऐश्वर्या और नलिनी थी। वो ये देखने के लिए बेताब था कि ये तीनों सुंदरियां क्या कर रही हैं। क्लिक। आर्यन ने तुरंत होटल का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जब आर्यन अंदर गया तो उसने एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखा। इसे देखकर आर्यन की नाक से लगभग खून निकलने वाला था। वर्तमान में नलिनी कपड़े बदल रही थी। उसने अभी अभी अपने कुछ प्राचीन कपड़े उतारे थे। नलिनी को उम्मीद नहीं थी कि जब वो कपड़े बदलना चाहेगी तब आर्यन इस कमरे में आ जाएगा। आर्यन ने नलिनी का अर्धनग्न शरीर देखा। नलिनी ने कोई आधुनिक अंतःवस्त्र नहीं पहना था। नलिनी जैसी प्राचीन महिलाओं ने कभी ऐसे अंतःवस्त्र नहीं पहने थे। उनका शरीर बिना किसी अंतःवस्त्र के भी बहुत सुडौल और संरक्षित रहता था। आर्यन सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था, विशेष रूप से नलिनी के वे 2 बड़े पर्वत जैसे उभार। आर्यन ने नहीं सोचा था कि नलिनी का वक्ष इतना बड़ा होगा। पहले वो प्राचीन कपड़े पहनती थी, इसीलिए वे उभार सुनहरे प्राचीन कपड़ों के नीचे ढके रहते थे। तुम कब तक वहां खड़े रहकर मुझे देखते रहोगे? जल्दी मुड़ जाओ, नलिनी ने आर्यन को मुड़ने के लिए कहा। जब आर्यन ने उसके अर्धनग्न रूप को देखा तो नलिनी को थोड़ा संकोच महसूस हुआ। अगर झांकने वाला पुरुष आर्यन नहीं होता तो नलिनी तुरंत उस पुरुष की दोनों आंखें निकाल लेती जिसने उसे झांकने की हिम्मत की थी। लेकिन नलिनी के लिए आर्यन एक अच्छा पुरुष था, इसीलिए वो इस वजह से उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी। आर्यन मुड़ा नहीं, बल्कि वो नलिनी के सामने गया। आर्यन ने नलिनी के शरीर को गले लगाया और उन दोनों की आंखें आपस में मिली। कितनी सुंदर हो! आर्यन ने नलिनी की सुंदरता की प्रशंसा की। जब आर्यन ने उसकी तारीफ की तो नलिनी काफी खुश दिखी। ऐसी कौन सी महिला है जिसे अपने पसंदीदा पुरुष से प्रशंसा सुनना पसंद नहीं होता? सच में तुम वास्तव में जानते हो कि इस महारानी को कैसे खुश करना है। नलिनी को स्वीकार करना पड़ा कि आर्यन की बातों ने उसे खुश कर दिया। मैं सच कह रहा हूं कि तुम वास्तव में सुंदर देवी हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जादुई आईने से पूछ सकती हो। जादुई आईना कहाँ है? नलिनी वही जादुई आईना ढूंढने लगी जिसका जिक्र आर्यन कर रहा था। ये ठीक तुम्हारी आंखों के सामने है। कहाँ? मुझे नहीं दिख रहा। हे, क्या तुम नहीं देख रही कि मेरी आंखें ही वे जादुई आईने हैं जिनका मेरा मतलब है? शुरू से ही आर्यन का मतलब अपनी आंखों से था। नलिनी वे आर्यन की आंखों में देखा। वहां वो वास्तव में खुद को देख सकती थी। क्यों न तुम मेरे जादुई आईने से पूछने की कोशिश करो, वो निश्चित रूप से तुम्हें वो उत्तर देगा जो तुम चाहती हो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हे जादुई आईने, इस दुनिया की सबसे सुंदर महिला कौन है? नलिनी ने आखिरकार जादुई आईने से पूछने की कोशिश की। बेशक मेरी प्रिय नलिनी ही सबसे सुंदर महिला है, आर्यन ने नलिनी के सवाल का जवाब दिया। नलिनी का दिल बहुत मीठा और खुश महसूस कर रहा था। उसने विपरीत जिन्स के साथ इस तरह की छेड़खानी कभी नहीं की थी। ये काफी सुखद था। तुम मुझे फिर से छेड़ रहे हो। नलिनी को आर्यन ने फिर से छेड़ा। इस छोटे पुरुष के आकर्षण का विरोध करना नलिनी के लिए बहुत कठिन था। मैं सच कह रहा हूं कि तुम वास्तव में सुंदर देवी हो। तुम छोटे लड़के, तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं। ये बिल्कुल उचित है कि इतनी सारी महिलाएं तुम पर मरती हैं। नलिनी आर्यन से बहुत खुश थी। उसने आर्यन के गले में अपनी बाहें डाल दी। अध्याय 340। अप्सरा कंपनी में आग लग गई। माहौल बहुत अच्छा और रोमांटिक होता जा रहा था। आर्यन और नलिनी के चेहरे एक दूसरे के करीब आने लगे। उन दोनों के होंठ करीब आ रहे थे और जल्द ही एक दूसरे को छूने ही वाले थे। अहम। जब आर्यन और नलिनी चूमने ही वाले थे तभी अचानक ऐश्वर्या ने खांसते हुए आर्यन और नलिनी के खूबसूरत पल में खलल डाल दिया। नलिनी तुरंत होश में आई और उसने खुद को आर्यन से दूर धकेला। वो लगभग भूल ही गई थी कि यहाँ 2 और सुंदर महिलाएं हैं जो आर्यन के साथ रहती हैं। प्रिय ऐश्वर्या, क्या तुम्हारी नींद अच्छी रही? ताकि ऐश्वर्या का मूड खराब न हो, आर्यन ने तुरंत उसे खुश करने की कोशिश की। उसने बहुत आत्मीयता से उसका नाम लिया। तुम्हारी ये मीठी बातें अब मुझ पर काम नहीं करेंगी। ऐश्वर्या ने ठंडी सांस ली और आर्यन की बातों में ना आने की कोशिश की। उसने वो सब देख और सुन लिया था जो आर्यन और नलिनी अभी कर रहे थे। हे, जैसा कि प्रिया ऐश्वर्या से उम्मीद थी। आर्यन मुस्कुराया। ऐसा लगा कि वो उसके मन की बात जान गया है।
आर्यन, हमें अब घर वापस जाना होगा। कंपनी में एक बड़ी समस्या आ गई है। ऐश्वर्या ने तुरंत वापस लौटने का आग्रह किया। कंपनी को क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। कंपनी में आग लग गई है, तुम खुद ये देखो। माधुरी अपना लैपटॉप लेकर आई और आर्यन को एक वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कंपनी की कई इमारतें जल रही थीं, जिनमें से एक आर्यन की अप्सरा कंपनी थी। ये कैसे हुआ? आर्यन ने तुरंत पूछा कि आग कैसे लगी। मुझे भी नहीं पता, मुझे ये वीडियो अभी अपने अधीनस्थों से मिला है। माधुरी को भी नहीं पता था कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये बहुत अजीब था। ये बहुत विचित्र है, कई इमारतें एक साथ कैसे जल सकती हैं? इस वीडियो में जलने वाली सभी इमारतें मेरी कंपनी से जुड़ी हैं। माधुरी ने बार बार जांच की थी। आर्यन की अप्सरा कंपनी के अलावा कुछ जलती हुई इमारतें माधुरी की कंपनी की छोटी शाखाएं थीं। उसे लगा कि यह निश्चित रूप से किसी की साजिश है। ठीक है, मैं समझ गया, चलो जल्दी वापस चलते हैं। इस मामले के कारण आर्यन को तय समय से पहले लौटना पड़ा। ठीक है, मैं हवाई जहाज का टिकट बुक करती हूं, ऐश्वर्या ने कहा। इसकी जरूरत नहीं है, हम उड़कर वापस जा सकते हैं, इससे समय बचेगा। आर्यन ने उसे रोका। उसे पता था कि उड़कर जाना ज्यादा तेज होगा। उड़कर? ऐश्वर्या को समझ नहीं आया कि आर्यन क्या कह रहा है। पति, मैं सहमत हूं, माधुरी ने आर्यन की बात का समर्थन किया। नलिनी, क्या तुम यहां रुकोगी या हमारे साथ आओगी? आर्यन ने पूछा। आर्यन, मैं यहां कुछ समय रुकूंगी, बाद में तुम्हारे पास आऊंगी। नलिनी अभी साथ नहीं आई क्योंकि उसे कुछ काम निपटाने थे। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन ने दबाव नहीं डाला। उसने नलिनी को अपना पता बताया और उम्मीद जताई कि वो वहां जरूर आएगी। नलिनी ने सहमति में सिर हिलाया। अब चलो, आर्यन ने माधुरी और ऐश्वर्या को बुलाया। माधुरी उसके पास आ गई, लेकिन ऐश्वर्या अभी भी बहुत भ्रमित थी। ऐश्वर्या, यहां आओ, आर्यन ने उसे अपने करीब बुलाया। वे दोनों आर्यन के दाएं और बाएं खड़ी हो गईं। आर्यन ने उनकी कमर में हाथ डाला और होटल की सबसे ऊंची मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। जब ऐश्वर्या ने देखा कि आर्यन उसे लेकर ऊंची इमारत से कूद गया है, तो वो इतनी डर गई कि उसने आंखें बंद कर लीं और आर्यन को कसकर पकड़ लिया। दूसरी ओर माधुरी बहुत शांत थी, क्योंकि उसकी साधना के स्तर के साथ वो भी आर्यन जितनी तेज उड़ सकती थी, बस उसकी गति आर्यन जितनी तेज नहीं थी। आर्यन ने डरती हुई ऐश्वर्या को देखकर हल्की मुस्कान दी। प्रिय ऐश्वर्या, आंखें खोलो, सब ठीक है। ऐश्वर्या को लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन जब उसने आर्यन की आवाज सुनी तो उसने धीरे से अपनी पलकें खोलीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने आसमान से एक बेहद खूबसूरत नजारा देखा। आर्यन, हम अभी जिंदा है ना? ऐश्वर्या को लगा कि शायद वे मर चुके हैं और उनकी आत्मा स्वर्ग में है। आर्यन ने उसे छेड़ने का फैसला किया। हमारी ऐश्वर्या वास्तव में मर चुकी है, अब हमारी आत्माएं भटकती हुई आत्माएं बन गई हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम साथ हैं, मैं बहुत खुश हूं। तो हम सच में मर गए? ये जानकर ऐश्वर्या दुखी दिखी। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? आर्यन ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहकर खुश हूं। जब तक वो आर्यन के साथ है, वो संतुष्ट थी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। खे, माधुरी उन्हें देखकर हंसने लगी। बहन ऐश्वर्या, आर्यन तुम्हें धोखा दे रहा है, हम बिल्कुल जिंदा हैं। ये सुनकर ऐश्वर्या को सच्चाई का एहसास हुआ और उसने आर्यन को धक्का देने की कोशिश की। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? अब देखो मैं क्या करती हूं। आर्यन ने चेतावनी दी। प्रिय ऐश्वर्या, अगर तुम ज्यादा हिलोगी तो गिर जाओगी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वे बहुत ऊंचे आसमान में हैं और यहां से गिरने का मतलब निश्चित मृत्यु है। उसने डर के मारे फिर से आर्यन को कसकर पकड़ लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन और माधुरी आसमान में तैर सकते हैं। हेलो गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करो अगर कुछ चेंज करना है तो।